क्या एक मेल अकेले रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं। क्या एक फीमेल अकेले रिप्रोड्यूस कर सकती है? नहीं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए चाहिए बोथ पेरेंट्स, मम्मा एंड पापा, यानी कि अ मेल एंड अ फीमेल। नॉट जस्ट ह्यूमंस, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होते हैं दो पेरेंट्स, एंड दैट्स द स्टोरी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th साइंस हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का दूसरा वीडियो, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमेशा की तरह अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक मेरे साथ देखोगे तो इस पूरे लेसन के कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे हमेशा की तरह क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल स्टडीज, एवरीथिंग एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? आई एम श्योर तैयार ही होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सवाल, क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जहां पर नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं फ्रॉम टू पेरेंट्स। एग्जैक्टली इस तरह के रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर सेक्स इन्वॉल्व होता है, जहां पर फ्यूजन होता है बिटवीन मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। बोले तो मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल के बीच में फ्यूजन होके बनता है हमारा नया ऑर्गेनिज्म। इस तरह के रिप्रोडक्शन की खास बात ये होती है, जो नया ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने पेरेंट से आइडेंटिकल नहीं होता है। कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती हैं बट वो आइडेंटिकल नहीं होता है, यानी कि इस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमें देखने को मिलती हैं वेरिएशंस। एग्जैक्टली और हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि वेरिएशंस की यार अपनी ही कुछ सिग्निफिकेंस होती हैं। इतना ही नहीं, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ कंपेयर करें तो हमें यह पता चलता है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज अ रिलेटिवली स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि इस तरह के रिप्रोडक्शन में बहुत तेजी से नए ऑर्गेनिजम्स नहीं बन रहे होते हैं। तो ये स्लोअर मोड तो है, लेकिन इसकी अपनी एक यूनिकनेस है, अपनी एक खासियत है, क्योंकि जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो बिल्कुल यूनिक होता है। यूनिक बोले तो वो अपने पेरेंट्स से काफी अलग होता है। तो अब सोचने वाली बात ये आ जाती है मैम कि जब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑलरेडी है तो फिर हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर ही क्यों रहे हैं? व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अब अगर हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहां पर एक तरीके से कॉपीज बनते चले जाते हैं, यानी कि जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट से आइडेंटिकल होता है। तो इट इज लाइक अगर कुछ अच्छा है तो अच्छा गेटिंग रिपीटेड, कुछ बुरा है तो बुरा गेटिंग रिपीटेड। तो इट्स लाइक कुछ एक्साइटिंग है ही नहीं यार। जैसा है एक ऑर्गेनिज्म बस वो मल्टीप्लाई करता चला जा रहा है बहुत तेजी से। ठीक है, दैट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन वहीं जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक यूनिकनेस और आइडेंटिटी होती है। बोलने का मतलब है कि इवन इफ वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के अंदर जो अलग अलग इंडिविजुअल हैं वो सब की अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है। जैसे ह्यूमंस की ही बात कर लो। अब बोला जाए हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, मैं भी ह्यूमन हूँ, आप भी ह्यूमन हो, राइट? बट क्या हम दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं? नहीं। इवन दो वी बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, हम एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं हैं। अगर मैं खड़ी हो जाऊं, बगल में आप खड़े हो जाओ, हम दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं लगेंगे। हमारे में सिमिलैरिटी हो सकती है बट वी आर नॉट आइडेंटिकल, राइट? तो इसका मतलब हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक यूनिकनेस, अपनी एक आइडेंटिटी है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक बहुत बड़ी खासियत है। इतना ही नहीं, नंबर 2, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमें स्पीशीज के अंदर देखने को मिलता है वेरिएशंस। एग्जैक्टली जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो इट्स लाइक अ जेरोक्स मशीन, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म की बस मल्टीपल कॉपीज बनती चली जाती हैं, तो वहां पर कुछ भी नया देखने को तो मिलता ही नहीं है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस देखने को मिलता है और वेरिएशंस की अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंस है। वेरिएशंस, छोटे छोटे वेरिएशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, नई स्पीशीज बन सकते हैं वेरिएशन से। इतना ही नहीं, जब किसी स्पीशीज के अंदर वेरिएशंस हो तो उससे उस स्पीशीज को सर्वाइवल का एडवांटेज मिल सकता है, राइट? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस देखने को मिलता है, इंडिविजुअल्स की अपनी यूनिकनेस और आइडेंटिटी होती है, और ये दोनों ही बहुत ही खास बात है अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई अभी तक तो बच्चों हमें ये समझ में आ गया कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स
के फ्यूजन से, नॉट पेरेंट्स के फ्यूजन से, दो पेरेंट्स के गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है नया ऑर्गेनिज्म। बट सोचने वाली बात यह है कि ये जो डीएनए है, दोनों पेरेंट की बॉडी के अंदर डीएनए होगा या फिर जेनेटिक मटेरियल होगा, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये किस तरीके से वो नए ऑर्गेनिज्म में कॉपी होता है। तो चलो थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर उसका स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल बिल्डिंग ब्लॉक क्या है उसकी बॉडी का? सेल। अब अगर हम सेल के स्ट्रक्चर को देखें ध्यान से तो उसके अंदर है न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस के अंदर झांके तो वहां पर हमको देखने को मिलता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में सिचुएटेड होते हैं जीन्स, राइट। और ये सारे नाम आपके लिए नए नहीं होने चाहिए क्योंकि हमने क्लास 9th में इन सब के बारे में पढ़ा है। जीन्स में होता है डीएनए, बोले तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए के अंदर होता है वो इंफॉर्मेशन जिसके हेल्प से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। अब आप बोलोगे कि मैम दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है, हम अचानक से प्रोटीन सिंथेसाइज होने की बात कर क्यों रहे हैं? क्योंकि बच्चों किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो भी ट्रेट्स होते हैं, जो भी ट्रेट्स हमें दिख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा हेयर कलर क्या होगा, मेरा आई कलर क्या होगा, मेरा हेयर टाइप कैसा होगा, मेरा स्किन कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, तो ये जो ट्रेट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये ट्रेट्स कैसे होंगे ये कौन डिसाइड करता है? मेरी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन्स डिसाइड करते हैं। अब कैसे प्रोटीन्स बनेंगे ये कौन डिसाइड करता है? ये डीएनए डिसाइड करता है। डीएनए के अंदर किस तरह का इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो डिसाइड करता है कि प्रोटीन किस तरीके का बनेगा। बात समझ में आ रही है? राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर एक बहुत क्रूशियल रोल कौन प्ले कर रहा है? डीएनए, एग्जैक्टली। तो चलो डीएनए के स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो डीएनए जिसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका होता है डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। देखो एक हेलिक्स की तरह, हेलिक्स की तरह दो स्ट्रैंड्स होते हैं, इसीलिए डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। और ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। तो मतलब ऐसा होता है कि न्यूक्लियोटाइड्स के छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ के बनता है ये डीएनए या फिर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इस डीएनए के ऊपर जो बेसिस का सीक्वेंस होता है, देखो डीएनए के स्ट्रक्चर को बच्चों अभी हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं देखेंगे, क्लास 12th में हम इसे बिल्कुल डेप्थ में, बिल्कुल डिटेल में करेंगे। इनफैक्ट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप क्लास 12th बायो के 1 शॉट वीडियोज़ को अभी भी देख सकते हो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर योर नॉलेज, ठीक है। तो एनीवेज अभी बात करते हैं हम डीएनए के स्ट्रक्चर की। तो डीएनए के अंदर जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के बनता है ये डीएनए, ठीक है। अब इन न्यूक्लियोटाइड के अंदर पाए जाते हैं नाइट्रोजनस बेसिस AGTC, जिसे हम कहते हैं एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। अभी ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहिए, आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझो कि ये जो डीएनए है ना, इस डीएनए के ऊपर इस तरह के बेसिस के सीक्वेंस होते हैं, और ये बेसिस का सीक्वेंस जो है ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह का प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, विच इन टर्न ये डिसाइड करता है कि किस तरह के ट्रेट्स हमें किसी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? ऊपर ऊपर से तो एटलीस्ट ओवरव्यू समझ में आ रहा है। सुपर। अब डीएनए का ऐसा ही एक पोर्शन जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है, उस पोर्शन को हम कहते हैं जीन। बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि जीन और डीएनए में क्या फ़र्क है। तो मतलब डीएनए का ऐसा पोर्शन जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है उसको हम कहते हैं जीन। जैसे मान लो एक जीन होगा विच डिसाइड्स द हेयर कलर, क्योंकि हेयर कलर कैसा होगा ये कोई प्रोटीन डिसाइड करेगा, और इस प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन कौन देगा? एक जीन देगा। और वो जीन क्या है? जीन इज नथिंग बट सीक्वेंस ऑन अ डीएनए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर, स्पेशली जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर किस तरीके से पेरेंट्स के बाद जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, ह्यूमन बींग्स का ही केस ले लो, जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनके ट्रेट्स कैसे होंगे, ये कहाँ से डिसाइड होकर आ रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा। तो मतलब अभी तक हमें ये कहानी समझ में आई कि ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स चाहिए। अब इन दोनों पेरेंट्स के अंदर ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो कि किस में छुपा हुआ है? डीएनए के अंदर छुपा हुआ है, वो किसी भी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से वो बच्चे पे मूव होना है। मतलब वही इन्फॉर्मेशन जो है वो बच्चे के बॉडी के अंदर भी होता है। इनफैक्ट दैट इज़ द रीज़न आप देखोगे कि बच्चे की काफ़ी सारी फीचर्स जो है वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर होता है, ठीक है। बट अब हम देखना ये चाह रहे हैं कि ये डीएनए कॉपी होता कैसे है, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। तो लेट अस सपोज ये मदर है, ये फादर है। मदर हैज़ हर ओन डीएनए, फादर हैज़ हिज ओन डीएनए, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होगा?
बच्चे के अंदर जो डीएनए आएगा वो मदर का डीएनए कॉपी होके आएगा या फादर का डीएनए कॉपी होके आएगा या दोनों का डीएनए कॉपी होके आएगा, तो ये हम समझना चाह रहे हैं। तो अब बच्चों होता ये है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उस सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स, और ह्यूमन सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है दैट इज फिक्स्ड विच इज 46। मतलब हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। सो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो फिलहाल आप टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को याद रखो विच इज 46। हर ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब जब हम कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन हो रहा है तो मदर की बॉडी के अंदर कितने हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं। फादर की बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब जब फ्यूजन हो रहा है, मतलब इन दोनों के सेल्स के बीच में जब फ्यूजन हो रहा है तो क्या होगा। अब आप बोलोगे अच्छा जब फ्यूजन होगा तो जो बच्चे का जो सेल होगा, बेबी का जो सेल बनेगा उसमें तो फिर 46 × 2 हो जाएगा, यानी कि टोटल 92 क्रोमोसोम्स हो जाएगा। और अगर ऐसा ही फंडा रहा तो उस केस में जब फर्दर रिप्रोडक्शन होगा तो फिर से 92 × 2 हो जाएगा। लाइक विथ एवरी जनरेशन जैसे जैसे रिप्रोडक्शन होता जाएगा फिर तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ते चले जाएंगे, एंड दैट डजंट वर्क, क्योंकि सभी ह्यूमंस के अंदर द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैज़ टू बी 46। बट अगर ऐसा है तो इसका मतलब कुछ तो अलग मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर, एंड हाँ बिल्कुल कुछ अलग मैकेनिज्म ही है। तो हमारे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनके अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। एग्जैक्टली यानी कि कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनमें 46 की बजाय 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और इस तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम कहते हैं जर्म सेल्स या फिर सेक्स सेल्स या फिर गैमेट्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जब हम आगे की पूरी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम ये गैमेट वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो जो रिप्रोडक्शन का जो पूरा प्रोसेस ही होता है, इसमें ये जो फ्यूजन होता है ना, किसके बीच में फ्यूजन होता है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट के बीच में फ्यूजन होता है। यानी कि मेल की बॉडी में से एक ऐसा स्पेशलाइज्ड सेल्स जिसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, उसी तरह फीमेल की बॉडी में से एक ऐसा स्पेशलाइज्ड सेल्स जिसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। जब ये दो गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो एक नया सेल बनता है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होता है, और वो आगे डेवलप करके बना देता है एक बेबी। बात समझ में आई? एटलीस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक्स है, और अभी हम लोग थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं इसका, इनके डिटेल में नहीं घुस रहे हैं क्योंकि वो हम करेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता कैसे है, राइट। तो वो हमारा आज का फोकस रहेगा। तो यहाँ तक स्ट्रक्चरल लेवल पे एक आइडिया लग गया आप सभी को कि भाई हमारे बॉडी के अंदर सेल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन, जीन में होता है क्या, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। ये कहानी तो समझ में आ गई। अब हम लोग ये देखेंगे कि भाई जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि जब दोनों पेरेंट्स के सेल्स के फ्यूजन से बनता है एक नया ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे केस में ये डीएनए कॉपी होता होगा, बिल्कुल होता होगा, राइट, क्योंकि डीएनए में ही तो वो सारी इन्फॉर्मेशन है। तो जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसकी बॉडी के अंदर भी डीएनए होगा। तो ये डीएनए कहाँ से आता है? क्या मदर का डीएनए कॉपी होता है, या फिर फादर का डीएनए कॉपी होता है, या फिर दोनों की डीएनए कॉपी होती है? तो ये डीएनए की कॉपिंग कैसे होती है, चलो उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हुए इसको समझेंगे। तो लेट अस सपोज कि ये मदर है और ये फादर है। मदर हैज़ हर ओन डीएनए, फादर हैज़ हिज ओन डीएनए, ठीक है। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस समय क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है, सेल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स हैं, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स होते हैं। यानी कि सारे ह्यूमन सेल्स में द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 46 जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप कह सकते हो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अभी के लिए आप टोटल नंबर पे फोकस करो। तो हर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46, ठीक है। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हम क्या कहते हैं कि मेल एक सेल, फीमेल एक सेल, जिसका एक नाम है स्पेसिफिक, जिसको हम अभी इंट्रोड्यूस करेंगे, ये दोनों फ्यूज़ करते हैं, ठीक है, और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है।
सोचने वाली बात है कि जो एक सेल मदर से आया और एक सेल जो फादर से आया, अगर इन दोनों सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं, जब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना हो जाएगा जो बेबी बनेगा उसमें? 92, राइट? 46 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि मदर से भी 46 आए, फादर से भी 46 आए। तो इसका मतलब क्या बच्चे की बॉडी के अंदर 92 क्रोमोसोम्स होंगे? अगर ऐसा हुआ तो जब यही बच्चा बड़ा होके फर्दर रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या हो जाएगा? 92 यहाँ से, 92 वहाँ से, तो ऐसे करते करते तो विथ टाइम क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ते चले जाएंगे, एंड दैट इज इनसेन, दैट डजंट वर्क, क्योंकि सारे ह्यूमन बॉडीज के अंदर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फिक्स्ड विच इज 46। तो इसका मतलब है कि अंदर की कहानी भाई कुछ और ही चल रही है, और अंदर की कहानी क्या चल रही है वो समझते हैं। तो बच्चों, होता कुछ यूं है कि ह्यूमन बॉडीज के अंदर कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं जिनमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। यानी कि ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स में 46 के बजाय सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। नाउ इजंट दैट ब्यूटीफुल? यस इट इज। तो अगर हम एक मदर की बात करें, मतलब एक फीमेल बॉडी की बात करें, तो उसके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसी तरह मेल बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और इन सेल्स को हम कहते हैं जर्म सेल्स, या फिर गैमेट, या फिर सेक्स सेल्स। याद रखना है, गैमेट वर्ड हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं अब इस पूरे वीडियो में, ठीक है? तो गैमेट या फिर जर्म सेल या फिर सेक्स सेल एक कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब आप समझ ही रहे होगे, गेस कर ही चुके होगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक मेल गैमेट जिसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, एक फीमेल गैमेट जिसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों फ्यूज करते हैं। तो जो नया जो सेल बनता है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 क्रोमोसोम्स, एंड वो डेवलप होके बनाएगा एक नया ऑर्गेनिज्म, राइट? अगेन उस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे जिनमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे, और वो सेल्स जो है रिप्रोडक्शन के दौरान फ्यूज करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से with reproduction, even with the generations, the number of chromosomes in humans will remain as number 46, ठीक है? तो 46 क्रोमोसोम्स ही हमेशा रहेंगे। तो आई गेस विद दिस एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान किस तरीके से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन रहता है, ठीक? यहाँ तक क्लियर है? तो चलो अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं अबाउट गैमेट्स। तो जैसा कि मैंने बताया, गैमेट्स को हम सेक्स सेल्स या फिर जर्म सेल्स भी कहते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं, एक बिल्कुल एक जैसे होते हैं दोनों, ठीक है? तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के केस में हम उनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो जब हम उन्हें दिखाना चाहते हैं तो हम एक को प्लस से डिनोट कर देते हैं, दूसरे को माइनस साइन से डिनोट कर देते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के केस में हो सकता है कि दोनों मेल और फीमेल गैमेट मोटाइल हो, यानी कि मूव करने के केपेबल हो सकता है कि दोनों मेल और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल हो। तो जो सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि स्पाइरोगायरा, क्लामाइडोमोनास, इनके अंदर हमें आइडेंटिकल मेल और फीमेल गैमेट्स देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस। एग्जैक्टली ह्यूमंस के केस में हम देखते हैं मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है, यानी कि वो मूव करने के केपेबल होता है। दूसरी तरफ फीमेल गैमेट मोटाइल नहीं होता है, बट उसका मेन काम होता है टू स्टोर फूड, राइट? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर वाइज, फंक्शन वाइज मेल गैमेट, फीमेल गैमेट एक दूसरे से अलग होते हैं, और मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से ही बनता है एक नया ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, चलो अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे, उसके बाद हम लोग ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है? तो प्लांट्स के अंदर जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज द फ्लावर। यस, फ्लावर जो अक्सर ही काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, काफ़ी सुंदर होते हैं, काफ़ी फ्लावर्स में अलग अलग कलर्स होते हैं, अच्छी खुशबू होती है। तो ये जो फ्लावर जो होता है किसी भी प्लांट का, ये उसका मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है? अब फ्लावर्स को हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनि मतलब वन, एक
एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, बात को समझना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब उस फ्लावर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, नहीं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, कोई एक ही प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल जैसे वाटरमेलन, पपाया, इस तरह के प्लांट्स में हमें मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स अलग मिलते हैं। मतलब एक फ्लावर में या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल। इनफैक्ट अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखो तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक दूसरे से देखने में भी काफ़ी अलग होते हैं। इनफैक्ट ये जो स्वोलन स्ट्रक्चर के साथ जो फ्लावर है दैट इज़ द फीमेल फ्लावर एंड दूसरा वाला मेल फ्लावर है। ठीक है, तो ये तो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दूसरी तरफ बाइसेक्सुअल फ्लावर बोले तो बाई मतलब टू, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल चाइना रोज, जिसे हम गुड़हल का फूल भी कहते हैं, राइट। तो चाइना रोज जो है इसके अंदर मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। मस्टर्ड के फ्लावर में भी हमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों देखने को मिलते हैं। तो बच्चों अब जब हम प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इवन बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन डिटेल, एक बार फटाफट से ये नजर मारते हैं कि किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की खास तौर पे बात करें तो हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही ईजियर मोड है, फास्टर मोड है, जिससे हम बहुत जल्दी बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। इसके हेल्प से हम सीडलेस प्लांट्स भी बना सकते हैं बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इतना ही नहीं, हमारे जो पसंदीदा ट्रेट्स हैं किसी भी प्लांट में, जो हमारे डिज़ायर्ड ट्रेट्स हैं, उनको हम काफ़ी जनरेशन्स तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, राइट। यहाँ पर हम किसी भी प्लांट के एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपीज़ बना सकते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एग्जैक्टली वही होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस की अगर हम बात करें वो है विथ रिगार्ड्स टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हालांकि इसके साथ साथ इसका फ्लिप साइड भी आता है, जैसे कि यहाँ पर हमें जेनेटिक लेवल पे कोई वेरिएशंस देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, इस तरीके से जो प्लांट्स बनते हैं, दे आर मोर प्रोन टू डिजीजेस। दूसरी तरफ जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलता है। इस तरह के प्लांट्स जो है दे आर लेस प्रोन टू डिजीजेस। हालांकि मैं इस बात से भी अग्री करूंगी कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये एक स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है व्हेन कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्यारे बच्चों, चलो सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, तो एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो एक एक करके एक पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले आती है ये डंडी, जो कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो इस पूरे फ्लावर को होल्ड किया हुआ रहता है, जिसे हम कहते हैं स्टॉक। स्टॉक के ठीक ऊपर अगर आप देखो तो एक छोटा सा स्वोलन सा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं थैलेमस, राइट। अब उसके भी हम ऊपर जाएं तो हमें क्या दिखते हैं, जो कलर्ड पार्ट होता है। मतलब किसी भी फ्लावर की जब भी हम बात सोचते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स आवर माइंड इज द कलर। कुछ फ्लावर्स वाइट कलर के होते हैं, कुछ पिंक होते हैं, कुछ ऑरेंज होते हैं, कुछ येलो होते हैं। तो ये जो कलर है, किस चीज़ का कलर होता है, ये होता है पेटल्स का कलर। पेटल्स इज द नेक्स्ट पार्ट। पेटल्स जो है ये कलर्ड पार्ट होते हैं किसी भी फ्लावर का। और पेटल्स का दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। पहला फंक्शन होता है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। तो ये इतने कलरफुल होते हैं कि इंसेक्ट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि इंसेक्ट्स जो हैं ये प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, तो ये तो पहला काम हो गया पेटल्स का कि टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। दूसरा काम होता है कि ये इसके अंदर लोकेटेड जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे अगर आप कभी रोज़ को बड़े ध्यान से देखो तो आप क्या देखोगे, रोज़ के जो पेटल्स होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, बट उन पेटल्स के सेंटर में और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको ये पेटल्स प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक, इसके बाद जो हमारा चौथा पार्ट है दैट इज सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं, ये ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये भी प्रोटेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि रोज़ खिलने से पहले जब बड रहता है, जब कली रहती है, तो कैसा दिखने में होता है? आपने देखा होगा कि किसी भी रोज़ के खिलने के पहले एक छोटा सा बड होता है जो पूरी तरह से ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर से ढके होते हैं। फिर जैसे जैसे ये रोज़ खिल जाता है वैसे वैसे ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है ये बेस की तरफ, नीचे की तरफ यूँ पाया जाता है, राइट। तो इन्हें हम कहते हैं सेपल्स, मतलब ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है कि जब बड है,
जब फ्लावर खिला नहीं है तो बड जो है ऑब्वियसली, जैसे एक छोटा बेबी रहता है तो वो बहुत नाजुक होता है, राइट, तो उसको हम बहुत एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं। बट जब वही बेबी बड़ा हो जाता है, एक एडल्ट बन जाता है, तो वो ही और शी इज ग्रोन अप इनफ टू टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, राइट, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो कुछ ऐसा ही होता है, फ्लावर खिल जाने के बाद उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन जब वो बड होता है तो उसको प्रोटेक्शन देता है ये सेपल्स। ठीक है, सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जो पेटल्स होते हैं ये मल्टी कलर्ड हो सकते हैं, ये किसी भी कलर के हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेमेन। स्टेमेन जो है ये किसी भी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, राइट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है स्टेमेन, और इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या पाया जाएगा? मेल सेक्स सेल, एग्जैक्टली, यानी कि मेल गैमिट, और मेल गैमिट को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक इसी तरीके से फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कार्पेल या फिर पिस्टिल, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर पाया जाता है फीमेल गैमिट। फीमेल गैमिट क्या होता है? एग या ओवम। ठीक है, तो इस तरीके से एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स का। अब हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर को तो देख लिया, लेकिन चूंकि हमारा फोकस रिप्रोडक्शन है तो फ्लावर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इनके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा और झांक के देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? अभी अभी बताया था, स्टेमेन, एग्जैक्टली। तो चलो स्टेमेन के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो स्टेमेन के स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एंथर, कनेक्टिव टिश्यू एंड स्टॉक, ये 3 पार्ट्स होते हैं। एंथर क्या होता है? तो अगर इसका फ्रंट व्यू, हम तीनों व्यू देखेंगे, फ्रंट व्यू, बैक व्यू और टॉप व्यू कह लो या फिर क्रॉस सेक्शनल व्यू कह लो, ठीक है, तीनों व्यू को देखेंगे। तो अगर एंथर जो है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ऊपर वाला रीजन है दैट इज एंथर। ठीक है, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर स्टेमेन का है, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज एंथर। और फ्रंट व्यू और बैक व्यू से आपको साफ साफ दिखेगा कि देखो जो येलो कलर का रीजन है ना, दैट इज लाइक अ लोब। तो मतलब एक एंथर में 2 लोब्स होते हैं, 1 2, 2 लोब्स होते हैं। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है, बाई बोले तो 2, क्योंकि इसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखो, क्रॉस सेक्शनल व्यू बोले तो मतलब अगर इसको बीच में से काट दो और उसके बाद ऊपर से झांक के देखो कि अंदर क्या है, उसको हम क्रॉस सेक्शनल व्यू कहते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल व्यू में हमें क्या देखने को मिलता है कि एक एक लोब के अंदर 2-2 सैक हैं, मतलब ऐसे 2 लोब्स हैं, एक लोब के अंदर 2 सैक है, दूसरे लोब के अंदर फिर से 2 सैक है, यानी कि टोटल 4 सैक्स हैं जिसे हम कहते हैं पॉलन सैक्स। और इन पॉलन सैक्स के अंदर पाया जाता है पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? मेल गैमेट्स, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये था एंथर। नंबर 2 पार्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू। अब इन दोनों एंथर को कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होता है, जो कि यहाँ पर देखो पिंक कलर से हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा पार्ट है स्टॉक। स्टॉक अगेन इज द रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो इस पूरे एंथर और कनेक्टिव टिश्यू को होल्ड करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा स्टेमेन, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर का डिटेल्ड स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। कौन सा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट? बताओ बताओ बताओ। कार्पेल, एग्जैक्टली। तो कार्पेल के स्ट्रक्चर को अगर हम डिटेल में देखें तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है? देखो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, राइट, देखो ऊपर थोड़ा सा हल्का सा स्वोलन जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्टिग्मा। स्टिग्मा का काम क्या होता है? टू रिसीव द पॉलन ग्रेन्स। देखो पूरे कहानी के एंड में हम क्या चाहते हैं कि क्या हो? मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूज करें, क्योंकि इनके फ्यूजन से ही तो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, राइट। यानी कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का मिलना बहुत ज़रूरी है, राइट, मिलना ज़रूरी है। ओके, देखो कैसे मिलेंगे। अब ये जो स्टिग्मा है ना, ये स्टिग्मा मेल गैमिट को रिसीव करता है, यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो इस स्टिग्मा में आ पहुंचता है। कैसे आ पहुंचता है वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। इसके बाद अगला पार्ट आता है स्टाइल। स्टाइल जो है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। अब आप समझ ही गए हो ओवरी कौन सा वाला पार्ट है। बेस में जो ये सोलन पार्ट है इसको हम कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर अगर आप देखो तो ओव्यूल पाया जाता है, कभी कभी बहुत सारे ओव्यूल्स भी होते हैं, और इस ओव्यूल के अंदर पाया जाता है ओवम, जो कि है हमारा फीमेल गैमेट। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि मतलब बाई
सम मीन्स जो मेल गैमेट है वो स्टिग्मा पे पहुंचता है, फिर वो स्टाइल के थ्रू ट्रैवल करके कहाँ पहुंच जाता है, ओवरी में, और ओवरी के अंदर ओवम जब जो है यानी कि जो फीमेल गैमेट है उससे वो मीट करता है और वहाँ पे होता है इनका फ्यूजन। तो इस तरीके से फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इतना आइडिया तो लग ही गया है फ्लावर के स्ट्रक्चर से, है कि नहीं? ओके, अमेजिंग। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम धीरे धीरे इस रिप्रोडक्शन का प्रोसेस समझेंगे। अब प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस को अगर हम देखें तो ये कंप्लीट होता है टोटल 4 स्टेप में। पहला स्टेप होता है पॉलिनेशन, दूसरा स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन, तीसरा होता है सीड फॉर्मेशन और चौथा होता है जर्मिनेशन। तो इन 4 स्टेप्स को हम एक एक करके समझेंगे और जैसे ये चारों स्टेप समझ में आ जाएंगे तो हमें प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बड़े ध्यान से सुनना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमेट्स हैं। अब मेल गैमेट्स को कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होना है, मेल गैमेट्स हैं तो यानी कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर पाए जाते हैं। हमने अभी अभी देखा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, स्टेमेन। स्टेमेन के अंदर पॉलन सैक्स, स्टेमेन के अंदर एंथर होता है, एंथर के अंदर पॉलन सैक्स होता है, उसके अंदर पाया जाता है पॉलन ग्रेन्स। पॉलिनेशन के दौरान हम क्या चाहते हैं कि ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये एंथर से पहुंच जाए स्टिग्मा में। स्टिग्मा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पोर्शन है, यानी कि जो हमारा कार्पेल है, कार्पेल का एक पार्ट है स्टिग्मा। तो हम चाहते हैं हमारे ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये एंथर से स्टिग्मा में पहुंच जाए, तो इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलिनेशन बच्चों 2 तरह का हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ मतलब खुद, जहाँ पर किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं है। ऐसा पॉलिनेशन जहाँ पर ये जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र है ये होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यानी कि ये किस तरह के फ्लावर्स में हो सकता है, ऐसे फ्लावर में ये पॉसिबल है जहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट हो। ऐसे फ्लावर्स को क्या कहते हैं, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो, इनको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो मतलब एक ही फ्लावर के अंदर जो मेरा पॉलन ग्रेन्स हैं वो उसी फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा, तो इसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। मतलब वो फ्लावर को किसी और की ज़रूरत नहीं है, उसी फ्लावर के अंदर जो है ना पॉलिनेशन का काम खत्म हो गया, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरी तरफ जो सेकेंड टाइप होता है दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। समझ ही गए होंगे, यानी कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, ठीक है। अब ये जो है ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के केस में हो सकता है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के केस में एक फ्लावर में या तो मेल वाला पार्ट है या फीमेल वाला पार्ट है, तो यानी कि एंथर और स्टिग्मा दोनों चीज़ें एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तो मिलेगा ही नहीं, राइट। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के केस में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। इनफैक्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के केस में भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि एक फ्लावर है जिसके अंदर एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट है, लेकिन वो दोनों पार्ट्स बराबर से मैच्योर ना हुए हों, तो उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि उस बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में वो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ। तो यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एज वेल एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स दोनों के केस में पॉसिबल है, ठीक है। तो मतलब क्रॉस पॉलिनेशन बोले तो एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाना, ठीक है। अब ये दोनों फ्लावर्स सेम प्लांट में हो सकते हैं, ये दोनों फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज पॉलिनेशन। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये जाएंगे कैसे, किस तरीके से पहुंचेंगे ये स्टिग्मा तक। तो यहाँ काम आते हैं कुछ ऐसे एजेंट्स जो इनके ट्रांसफर में मदद करते हैं। एग्जैक्टली जैसे अगर मान लो मैं बोलूँ कि भाई मुझे जो है बैंगलोर से जाना है दिल्ली, अब बैंगलोर से दिल्ली जाने के लिए एक ऑप्शन है कि भाई मैं चल चल के जाऊँ, राइट। दूसरा ऑप्शन है कि मैं कोई ऐसा मोड ढूंढ लूँ, ऐसा कोई मीडियम ढूंढ लूँ जो मुझे बैंगलोर से दिल्ली पहुँचा दे, जैसे कि फ़्लाइट, राइट। तो फ्लाइट में जाके टिकट कटवा के फ्लाइट में जाके बैठ जाऊंगी, फ्लाइट तुरंत मेरे को बैंगलोर से दिल्ली पहुंचा देगी। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी होते हैं कुछ एजेंट्स जो इन पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचा देते हैं, और इन एजेंट्स को हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट्स, दे एक्ट एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। आपने देखा होगा कि इंसेक्ट्स जो है ना एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर से तीसरे फ्लावर से चौथे फ्लावर तक घूमते रहते हैं, और इस
घूमने के दौरान ही ये पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र भी करते रहते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, विंड हो सकता है, हवा से भी जो है पॉलन ग्रेन्स मूव हो सकता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, वाटर हो सकता है, पानी से भी ये मूव हो सकता है। तो ये सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं। तो ये है हमारा पहला स्टेप। तो बेसिकली आप देख सकते हो पॉलिनेशन का मेन मकसद क्या है, जो पॉलन ग्रेन है इसको स्टिग्मा तक पहुंचा देना, यानी कि पॉलन ग्रेन्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचा देना, यही काम है पॉलिनेशन का। स्टेप नंबर 2, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन वो स्टेप है जिसके दौरान फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट के बीच में, और इससे बनेगा क्या, एक नया ऑर्गेनिज्म। एग्जैक्टली। तो अब हमारी कहानी कहाँ तक पहुंची थी, जो हमारा मेल गैमेट बोले तो पॉलन ग्रेन है, ये पहुंच चुका था कहाँ पे, स्टिग्मा पे। ठीक है। अब पॉलन ग्रेन क्या है, इसको मेल गैमेट कह सकते हैं क्योंकि एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं। ध्यान देना, एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है। अब कहानी पे आते हैं। पॉलन ग्रेन मेरा कहाँ पहुंच चुका है, स्टिग्मा पे पहुंच चुका है। अब पॉलन ग्रेन अपने वॉल्स के हेल्प से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है थ्रू द स्टाइल, जिसे हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। इस तरीके से ये कहाँ पहुंच जाता है, ओवरी में पहुंच जाता है, क्योंकि स्टाइल जो है ये इसे ओवरी तक कनेक्ट करता है। ठीक है, पहुंच गया ओवरी में। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, ओवम या फिर एग, और वही होता है फीमेल गैमेट, है ना। तो अब ये जो पॉलन ग्रेन है, जैसे ही ये ओवरी के अंदर पहुंच जाता है तो इसके अंदर का एक मेल गैमेट जो है ये ओवम के साथ फ्यूज करके बनाता है जाइगोट। बहुत ध्यान देना बच्चों, एक मेल गैमेट, अभी मैंने क्या बोला, एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं, इसमें से एक मेल गैमेट जो है ये एग के साथ फ्यूज करेगा। इस फ्यूजन को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फ्यूज करके ये क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट। ठीक है। अब आप पूछोगे कि मैम फिर दूसरा मेल गैमेट का क्या होगा, तो जो दूसरा मेल गैमेट है वो भी फ्यूजन अंडरगो करता है, किसके साथ, विथ सेकेंडरी न्यूक्लियाई, जो कि पाया जाता है ओवरी के अंदर ही। ठीक है। और ये क्या बनाता है, ये बनाता है एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर 2 चीज़ें बन रही है, एक तो जाइगोट बन रहा है जो कि एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बन रहा है, दूसरा एंडोस्पर्म बन रहा है। एंडोस्पर्म का काम होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है, जाइगोट को ही ग्रो करके एक नया प्लांट बनाना है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना है। जैसे ह्यूमंस के केस में एक छोटा बेबी पैदा होता है, उस बेबी को अच्छे से न्यूट्रिशियस खाना पीना सब कुछ देते हैं तो वो अच्छे से ग्रो करके डेवलप करके एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग बनता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो छोटू सा जाइगोट है, इसको भी नरिशमेंट चाहिए, इसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, जो प्रोवाइड करेगा एंडोस्पर्म। ठीक है। तो कुल मिला के हमारा ये जो स्टेप नंबर 2 था, यानी कि फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर क्या हुआ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में हुआ फ्यूजन, जिससे बना जाइगोट। साथ ही साथ इस स्टेप के अंदर बना एंडोस्पर्म, जो जाइगोट को देता है नरिशमेंट। स्टेप नंबर 3, सीड फॉर्मेशन। तो देखो अभी तक हमारी कहानी कहाँ तक पहुंची थी, क्या कहाँ तक गई थी कहानी, पहले तो पॉलिनेशन हुआ, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फ्यूजन के बाद हमारे पास क्या बना, एक जाइगोट बना। ये जो जाइगोट है ये सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि जाइगोट सिर्फ एक सेल का बना हुआ है। अब इस स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में हम देखेंगे कि कैसे ये जो जाइगोट है ये रिपीटेडली डिवाइड करता है और उसके बाद बनाता है मल्टी सेल्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होता है ये मेनी सेल से बना होता है, मतलब जाइगोट ही बार बार डिवीजन करने के बाद बना देता है एम्ब्रियो। अब बच्चों ये जो एम्ब्रियो है और जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म के बारे में मैंने बोला था, जो जाइगोट को न्यूट्रिशन देता है, उसी न्यूट्रिशन के हेल्प से तो वो इतनी बार डिवाइड कर पाता है। तो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म ये दोनों चीज़ें मिल करके बनाता है सीड। सीड हम सभी को पता है क्या होता है, राइट। हम लोग घर पे भी पौधे वगैरह लगाते हैं तो कई बार हम बाहर से सीड खरीद के लाते हैं, या फिर बहुत सारे फल वगैरह के सीड को हम मिट्टी के नीचे डाल देते हैं, अच्छे से पानी वगैरह देते हैं, धूप वगैरह मिलता है तो उससे प्लांट बन जाते हैं, राइट। ये सब हमने देखा है। तो ये सीड क्या है वो आपको अभी पता चला कि एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म ये दोनों चीज़ें मिल करके बनाते हैं सीड। ठीक है। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, चलो अब एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म ने तो सीड बना दिया, ठीक है, लेकिन ये पूरा एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म किसके अंदर था, ओव्यूल के अंदर था। तो ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल एक थिक कोट बना लेता है अपने आप को, जिसको हम कहते हैं सीड कोट, और ये सीड को पूरा प्रोटेक्शन देता है। ठीक है। अब ये ओव्यूल किसके अंदर था,
ओवरी के अंदर था। तो ओवरी जो है ये राइप कर जाती है, ये पक के बना देती है फ्रूट। यस तो अब काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लग रहा होगा आपको कि हम ये जो तरह तरह के फ्रूट्स खाते हैं, ये फ्रूट क्या है बेसिकली? ये फ्रूट बेसिकली ओवरी है। राइपेंड ओवरी जो है वही फ्रूट है। फ्रूट के अंदर अब आप फ्रूट के स्ट्रक्चर से इमेजिन करने की कोशिश करो। कोई भी फ्रूट का एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप आम का एग्जाम्पल ले लो, इट्स अ फ्रूट। तो फ्रूट के अंदर आपको सीड देखने को मिलता है। तो नाउ यू नो व्हाट इज सीड। सीड के बाहर का जो एक लेयर होता है, एक कोट होता है, अब आपको पता है वो सीड कोट क्या है? ओव्यूल है। सीड क्या है? एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म है, राइट तो ये ऐसे बनता है सीड का स्ट्रक्चर, ऐसे बनता है सीड। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होता है कि सीड को जैसे अगर हम मिट्टी के नीचे डालें, अच्छे से पानी वगैरह दे, तो वो एक प्लांट बना सकता है। तो सीड एक प्लांट बना कैसे पा रहा है? और इसका जवाब देता है सीड का इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर हम सीड के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, मतलब सीड में होता तो है एम्ब्रायो और एंडोस्पर्म, लेकिन अगर उसको अंदर से झांक के देखें तो हम देखते हैं कि सीड के अंदर ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सीड के अंदर होता है एक छोटू सा, एक टाइनी सा शूट, एक टाइनी सा रूट और टाइनी सीड लीव्स। मतलब रूट भी है, शूट भी है, लीव्स भी है। लीव्स का काम ही क्या होता है? टू प्रोवाइड फूड, राइट तो फूड देने वाला भी है, रूट भी है और शूट भी है। तो यानी कि अगर इसको खाना भी मिलता रहे और अगर इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाए तो क्या होगा? यही रूट ग्रो करके रूट सिस्टम बना देगा, यही शूट ग्रो करके शूट सिस्टम बना देगा और इस तरीके से हमें प्लांट्स मिल जाएंगे, है ना। तो अगर इनफैक्ट टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो सीड के अंदर के जो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनके नाम क्या हैं? जो छोटू सा टाइनी रूट है उसे हम कहते हैं रेडिकल। तो रेडिकल ही बाद में ग्रो करके रूट सिस्टम बनाता है। छोटू सा टाइनी शूट जो है उसे हम कहते हैं प्लिम्यूल, और ये प्लिम्यूल ही बाद में ग्रो करके पूरा शूट सिस्टम बना देता है। और ये जो सीड लीव्स हैं इनको हम कहते हैं कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स नए नाम है बट स्टिल इंटरेस्टिंग टू नो। इनफैक्ट कॉटिलेडन्स कितने प्रेजेंट हैं उसी के बेसिस पे हम सीड को 2 टाइप पे डिवाइड करते हैं। एक होते हैं मोनोकॉट सीड, मोनो मतलब 1, ऐसे सीड्स जिनके अंदर सिर्फ एक कॉटिलेडन प्रेजेंट हो। दूसरे होते हैं डाइकॉट सीड, डाई बोले तो 2, यानी कि ऐसे सीड्स जिनमें 2 सीड लीव्स प्रेजेंट हो, उनको हम कहते हैं डाइकॉट सीड या फिर डाइकॉटिलेडनस सीड। ठीक है। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर के डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, हालांकि इन चीज़ों को आप काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे इन योर 12th बायोलॉजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वहाँ पर आप इन सीड्स के स्ट्रक्चर को भी और ज़्यादा डिटेल में देखोगे, समझोगे। ठीक है, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। सो विद दिस हमारा स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम स्टेप नंबर 4। Step number 4, which is last but not the least, which is germination. Germination में हम देखते हैं किस तरीके से एक सीड डेवलप करता है टू फॉर्म अ सीडलिंग, वो बाद में जाके बनता है एक प्लांट। तो सीड का जो ये डेवलपमेंट की जो कहानी है, दैट इज व्हाट वी सी इन जर्मिनेशन। अब देखो बच्चों, ये जो सीड बना, अगर ये सीड को हम अनफेवरेबल कंडीशन में छोड़ दें, राइट, तो क्या होगा? ये डोरमेंट रहेगा, ये एक्टिव नहीं रहेगा। बट याद रखना, सीड के अंदर अभी भी वो सारी चीज़ें हैं जिससे उसमें कैपेबिलिटी है कि वो एक नया प्लांट बना सके। बट वो नया प्लांट बनाने के लिए उसको फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, राइट। समझ रहे हो बात को? मतलब उसमें कैपेबिलिटी है, बट उसको मटेरियलाइज करने के लिए उसको फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होंगे। तो जैसे ही हम उस सीड को फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर का जो प्लिम्यूल है वो पूरा शूट सिस्टम बना देगा, उसके अंदर का रेडिकल जो है वो रूट्स बना देगा, उसके अंदर के जो कॉटिलेडन्स हैं वो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहेगा फॉर ऑल दिस डेवलपमेंट टू टेक प्लेस। इस तरीके से उस सीड से सीडलिंग और सीडलिंग से एक प्लांट बन जाएगा। बाद में जैसे जैसे वो प्लांट ग्रो करेगा तो उस प्लांट में क्या आएंगे? फ्लावर्स आएंगे। एग्जैक्टली, फ्लावर्स आएंगे तो फिर से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा, फिर से रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस होगा तो फिर से क्या बनेगा? सीड बनेगा, राइट। फ्लावर्स आते हैं, फिर फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स में से फिर सीड आते हैं एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। तो इस तरीके से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बाद अब बारी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की। यस, तो ह्यूमन बीइंग्स में यानी कि हमारे में क्या होता है? द ओनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और जैसा कि हमें पता ही है अब तक कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए होते हैं बोथ पेरेंट्स, यानी कि एक पापा एक मम्मा, यानी कि एक मेल और एक फीमेल। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को समझना है, उसको समझने के लिए सबसे पहले
पहले समझना होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन में पार्ट लेने वाले ऑर्गन्स हैं। तो उस सिस्टम को पहले अच्छे से समझना होगा, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, अब ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ या फिर ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मैं बात कर रही हूँ, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये जो सारा जो ऑर्गन्स है, ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या फिर ये जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फंक्शन करना शुरू करता है एक पर्टिकुलर एज के बाद। यस, दैट्स राइट। तो ये पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये प्रॉपरली फंक्शन करता है आफ्टर अ सर्टेन एज, और उस एज को हम कहते हैं प्यूबर्टी। तो इसका मतलब अब जो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की कहानी है, कहानी की शुरुआत कौन से टॉपिक से होगी? प्यूबर्टी से। एग्जैक्टली वो उस वाले एज से जब ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शन करने लगते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझेंगे, और उसके बाद समझेंगे द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। क्या होता है प्यूबर्टी? प्यूबर्टी जिसे हम एडोलेसेंस भी कहते हैं, एग्जैक्टली ये एक ऐसा फेज होता है या फिर एक ऐसा आप कह लो एक ऐसा पीरियड होता है जिस दौरान बॉडी की जो जनरल ग्रोथ है वो स्लो डाउन कर जाती है। बॉडी की जनरल ग्रोथ बोले तो क्या, जैसे आपने देखा होगा जब एक बच्चा पैदा होता है तो इतना इतना छोटू सा होता है, राइट, बट आप देखोगे एवरी ईयर वो बच्चा काफ़ी बड़ा होता जाता है, राइट। अगर आपने कभी किसी बच्चे का फर्स्ट बर्थडे अटेंड किया हो, फर्स्ट बर्थडे और सेकंड बर्थडे के बीच में उस बच्चे की हाइट कंसिडरेबली बढ़ चुकी होती है, वो बच्चा चलने लगता है, बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है। फिर सेकंड टू थर्ड बर्थडे में आप देखोगे वो थोड़ा और बड़ा हो गया है। बेसिकली बाय द टाइम ही और शी 6 और 7 तो उनकी हाइट और बढ़ चुकी होती है, उनका वेट बढ़ चुका होता है, राइट। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं, जो जनरल बॉडी ग्रोथ है वो शुरुआत के कुछ सालों में बहुत नोटिसेबल होता है क्योंकि वो बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम एक ऐसे फेज पे, एक ऐसे पीरियड पे जिस दौरान जनरल बॉडी ग्रोथ स्लो डाउन कर जाता है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ हैं वो मैच्योर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी फेज को हम कहते हैं प्यूबर्टी या फिर एडोलेसेंस। तो देखा गया है कि जो ह्यूमन मेल्स होते हैं उनमें ये प्यूबर्टी वाला जो फेज आता है ये आता है कुछ 13 to 15 ईयर्स के बीच में, और उसी तरह अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी वाला जो फेज है ये आता है बिटवीन 11 to 13 ईयर्स। एंड यू आर राइट, जो फीमेल्स हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ा पहले अपने प्यूबर्टी में एंटर करती हैं व्हेन कंपेयर टू मेल्स। ठीक है, तो अब सोचने वाली बात यह है कि ठीक है, जब कोई भी मेल या फीमेल अपनी प्यूबर्टी में एंटर करता है तो कैसी चेंजेस हमें उनकी बॉडी में या कैसी चेंजेस उनके बॉडी में हो रहे होते हैं। तो प्यूबर्टी के दौरान किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? अगर हम एक ह्यूमन मेल की बात करें तो वहां पर इस एज के दौरान या फिर इस फेज के दौरान थिक हेयर ग्रोथ देखने को मिलता है, स्पेशली अंडर आर्मपिट्स एंड जेनाइटल एरिया। इसके अलावा फेशियल हेयर का अपीयरेंस जैसे कि दाढ़ी, मूंछ, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। चेंज इन वॉइस वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली मेल्स में आप देखोगे कि उनकी जो आवाज़ है ना वो काफ़ी होर्स हो जाती है, काफ़ी भारी हो जाती है। जैसे एक छोटा लड़का, छोटा बच्चा और एक एडल्ट मेल, दोनों के आवाज़ में, दोनों की वॉइस में आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। और ये जो चेंज इन वॉइस है ये प्यूबर्टी के दौरान ही होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओकेशनल पेनिस एनलार्जमेंट। अब पेनिस एनलार्जमेंट क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम थोड़ी ही देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम ह्यूमन फीमेल्स के बारे में। फीमेल्स के अंदर किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं? सो द बिगेस्ट चेंज that we see in females is the start of menstruation cycle. Yes, तो menstruation cycle क्या होता है, इसको भी ये एक अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है जिसको हम थोड़ी ही देर में इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट दिस द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डिनोट करता है दैट द गर्ल हैज़ एंटर्ड हर एडोलेसेंस। ठीक है, इतना ही नहीं, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। इनफैक्ट मेंस्ट्रुएशन और ब्रेस्ट एनलार्जमेंट ये दोनों ही चीज़ों का रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में बहुत 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 क्रूशियल रोल होता है। Not just this, we also see hair growth under armpits and genital area.
तो इस तरह के कुछ कुछ चेंजेस जो हैं वो हमें ह्यूमन मेल और फीमेल की बॉडीज में देखने को मिलता है एज दे एंटर देयर प्यूबर्टी। तो चलो बच्चों, अब शुरुआत करते हैं हमारे डिस्कशन ऑन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे फंक्शन करता है उसको तो बाद में देखेंगे, पहले देखना होगा कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पहले इसके स्ट्रक्चर का थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद हर एक ऑर्गन का, हर एक पार्ट का हम फंक्शन डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जैसे ही मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर इसका एक बहुत क्रूशियल जो पार्ट होता है दैट इज टेस्टिस, जो कि पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा होता है स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस लोकेटेड होता है, तो बेसिकली स्क्रोटम जो है ये टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा होता है एपिडिडाइमस, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, अभी के लिए ऐसे ही समझो। वास डिफरेंस, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये सारे जो है ना, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमस, ये सारे जो मेल गैमेट है इसको मूव कराने में मदद करेगा। चलो फंक्शन तो अभी धीरे धीरे देखेंगे। इसके बाद आता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा एक अगेन अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू मेल गैमेट मेल बॉडी से बाहर रिलीज होता है। एंड फाइनली पेनिस, ठीक है। तो ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं जो कि है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, काउपर्स ग्लैंड्स एंड सेमिनल वेसिकल्स। अब जैसे आपको पता है कि कोई भी ग्लैंड का काम क्या होता है, चीज़ें सिक्रीट करना, तो ये भी कुछ ऐसे यूजफुल चीज़ें सिक्रीट करते हैं जो इस पूरे फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो आई थिंक एक स्ट्रक्चर का आइडिया लग गया मोर और लेस। तो अब एक एक करके इन्हीं सारे पार्ट्स के फंक्शन को देखेंगे। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करेंगे विथ टेस्टिस। जैसा कि मैंने बताया टेस्टिस पेयर्स में अकर करते हैं, और टेस्टिस जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल? आप मुझे बताओगे कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका मेन काम क्या है? पूरे रिप्रोडक्शन, पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम क्या है? टू प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स, एग्जैक्टली। क्योंकि रिप्रोडक्शन होगा कैसे? जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे तभी तो होगा। तो यानी कि जो मेल बॉडी है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बेसिकली उसका काम है मेल गैमेट प्रोड्यूस करना। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका काम है फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करना, ठीक है। ओके, तो अभी फिलहाल हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं। तो टेस्टिस सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है। कैसे? क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स, और मेल गैमेट्स को हम क्या कहते हैं? स्पर्म्स। यस, तो जो टेस्टिस है ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ टेस्टिस जो है ये मेल हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। और ये जो नाम है, इन सारे नाम को अब अपने दिमाग में कर लो रजिस्टर, बिकॉज दे आर वेरी 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 क्रूशियल, ठीक है। तो इसका मतलब टेस्टिस का काम क्या है? स्पर्म प्रोड्यूस करना। स्पर्म हमारा मेल गैमेट है, स्पर्म के हेल्प से ही फ्यूजन हो पाएगा तो रिप्रोडक्शन हो पाएगा। दूसरा टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करना, और ये जो टेस्टोस्टेरॉन है इसी की वजह से एक मेल के अंदर ये मेल लाइक फीचर्स हमें दिखते हैं। जैसे अभी हम बता रहे थे राइट कि फेशियल हेयर या फिर होर्सनेस इन द वॉइस, इस तरह के जो चेंजेस बॉडी में होते हैं वो ये मेल हार्मोन की वजह से ही होता है। और इस हार्मोन को भी कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस, एग्जैक्टली। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि टेस्टिस जो है ये स्पर्म्स को प्रोड्यूस कैसे करता है? तो उसके लिए अगर आप टेस्टिस के स्ट्रक्चर को देखो तो टेस्टिस जो है ना ये बहुत सारे कॉइल्ड टिब्यूल्स से बना होता है, और इन टिब्यूल्स के लाइनिंग में पाए जाते हैं एपिथेलियल सेल्स। ये एपिथेलियल सेल्स जो है ये डिवाइड करते हैं और स्पर्म्स बनाते हैं, ठीक। तो टेस्टिस की कहानी समझ में आ गई मोर और लेस? ग्रेट। आगे बढ़ेंगे अगले पार्ट की तरफ, विच इज स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक हिंट दिया था कि स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होता है। तो बेसिकली स्क्रोटम जो है हमारे बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी का ही एक एक्सटेंशन होता है। बोलने का मतलब आप सबको पता है एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है राइट? चाहे मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो, एक हमारी कैविटी होती है जिसके अंदर हमारा एब्डोमेन और ये सारे जो ऑर्गन्स हैं वो लोकेटेड होते हैं। तो इसी एब्डोमिनल कैविटी का एक एक्सटेंशन होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम, और स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड होते हैं टेस्टिस। अगर आप एक ह्यूमन मेल बॉडी को बड़े ध्यान से देखो बच्चों, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये जो स्क्रोटम है ना ये बॉडी से
थोड़ा बाहर सिचुएटेड है, बॉडी के अंदर नहीं है, ये बॉडी से थोड़ा बाहर सिचुएटेड है। तो स्क्रॉटम जो है इट इज़ मोर लाइक अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो बॉडी के थोड़ा बाहर है और जिसके अंदर टेस्टिस है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आ सकता है कि ये बॉडी के बाहर क्यों है, बाकी तो सारे ऑर्गन्स हमारे अंदर ही हैं, तो ये बाहर क्यों है? ये बाहर इसलिए है क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है। सो टू मेंटेन अ लोअर टेम्परेचर ये जो पाउच है ये बॉडी के बाहर रहती है। बात समझ में आ गई? ग्रेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रॉटम क्या है? स्क्रॉटम एब्डोमिनल कैविटी का ही एक एक्सटेंशन है जिसके अंदर टेस्टिस लोकेटेड होते हैं और स्क्रॉटम का काम क्या होता है? टेस्टिस को प्रोटेक्टेड रखना। एग्जैक्टली, क्योंकि यार टेस्टिस इतना इंपॉर्टेंट काम जो कर रही है तो उसका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो चलो अब आगे बढ़ेंगे। तो हमारा अगला पार्ट है एपिडिडाइमस। ठीक है, और देखो जैसे जैसे मैं एक एक पार्ट बता रही हूँ आपको एक एक चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पर आप विजुअलाइज भी करते जा रहे हो, राइट, एक एक पार्ट को, क्योंकि विजुअलाइजेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट। अगर आप एक बार विजुअलाइज कर लोगे बच्चों तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि देखो टर्म्स भी नए हैं तो शुरुआत में कॉम्प्लेक्स लगते हैं। किस टर्म का क्या फंक्शन है वो आपको तभी अच्छे से याद रहेगा अगर आप जो भी मैं बता रही हूँ मेरी कहानी को इस विजुअलाइजेशन के साथ समझोगे, राइट। तो पिक्चर जो है ना दिमाग में छप जानी चाहिए। एग्जैक्टली, बायो पढ़ते टाइम पिक्चर तो दिमाग में छपनी ही चाहिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या होता है? ऐसे तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, बट ऐसे सिंपल सी एक पतली सी ट्यूब नहीं होती, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ पर है? स्क्रॉटम में ही है, स्क्रॉटम में ही लोकेटेड है, राइट। तो एपिडिडाइमस का काम क्या होता है? तो एपिडिडाइमस जो है ना ये टेम्पररीली स्पर्म को स्टोर भी करता है। एपिडिडाइमस में जो स्पर्म है वो मैच्योर भी करते हैं। तो स्पर्म बना टेस्टिस में, उसके बाद एपिडिडाइमस में आके थोड़े टाइम के लिए स्टोर हो गया, वहीं पे वो मैच्योर भी हो जाता है और उसके बाद ये स्पर्म के पैसेज में भी मदद करता है, मतलब स्पर्म को वहाँ से भेज देता है, क्योंकि स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है टेस्टिस में पर वहीं पे पड़ा थोड़ी रहेगा। स्पर्म का काम क्या है? फ्यूजन। तो यानी कि स्पर्म को जो है अभी लंबा रास्ता तय करके कहाँ तक पहुँचना है? एग सेल तक पहुँचना है, यस, फीमेल गैमिट तक पहुँचना है, तभी तो फ्यूजन होगा, है ना। तो ये जो एपिडिडाइमस है यहाँ पर स्पर्म स्टोर हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और उसके बाद ये स्पर्म के पैसेज में भी मदद करते हैं। ठीक, इसके बाद अगला पार्ट है हमारा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये स्पर्म को कैरी करता है कहाँ से बताओ? एपिडिडाइमस से। एग्जैक्टली, तो एपिडिडाइमस के निचले हिस्से से ही ये वास डिफरेंस का जो ट्यूब है ये शुरू होता है और इस वास डिफरेंस का जो ट्यूब है इसके थ्रू हमारा स्पर्म जो है वो ट्रैवल करता है। ठीक है, अब रास्ते में ये जो ट्यूब है इस ट्यूब को और भी बहुत सारे छोटे छोटे डक्ट्स ज्वाइन करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स बताए थे, राइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रिलीज करते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं ये सारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के जो डक्ट्स हैं वो इसी वास डिफरेंस को ज्वाइन करते हैं। तो जब ये सारे डक्ट्स इसको ज्वाइन करते हैं तो ये लोग सब मिलके बना देते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट बोले तो इजैक्यूलेशन होता है, यानी कि इसी डक्ट के थ्रू हमारा स्पर्म जाता है और स्पर्म का इजैक्यूलेशन होता है आगे जाके। ठीक है, तो इसी एजैक्यूलेटरी डक्ट को थोड़ी दूर के बाद यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट निकल रहा है वो भी ज्वाइन करता है। एग्जैक्टली, यूरिनरी ब्लैडर में क्या स्टोर होता है? यूरिन स्टोर होता है। एग्जैक्टली, तो जो यूरिन वाला जो डक्ट है, यूरिन वाला जो डक्ट है क्या कहते हैं उसको हम? यूरिथ्रा। एग्जैक्टली, तो यूरिथ्रा और इजैक्यूलेटरी डक्ट ये दोनों भी ज्वाइन हो जाते हैं और फिर उसी यूरिथ्रा के थ्रू जो है हमारा यूरिन भी बाहर जाता है बॉडी से और स्पर्म भी बाहर जाता है, राइट। तो यानी कि मेल्स के केस में, ह्यूमन मेल्स के केस में स्पर्म का एग्जिट और यूरिन का एग्जिट जो है वो कॉमन है। दोनों का ही एग्जिट, फाइनल एग्जिट कहाँ से होता है? यूरिथ्रा से होता है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम किसकी बात कर रहे थे? वास डिफरेंस की बात कर रहे थे। तो आई गेस वास डिफरेंस क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। एक ऐसा ट्यूब जो स्पर्म को कैरी करता है, कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ एपिडिडाइमस। कहाँ तक जाता है? पेल्विक डक्ट तक जाता है, क्योंकि उसके बाद और भी डक्ट्स इसको ज्वाइन करते हैं और फिर ये लोग इजैक्यूलेटरी डक्ट बना देते हैं। ठीक,
कहानी क्लियर? ग्रेट। तो अगला है यूरिथ्रा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यूरिथ्रा जो है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये एक कॉमन पैसेज है फॉर स्पर्म्स एज वेल एज यूरिन। मतलब यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर के साथ भी यूरिथ्रा कनेक्टेड होता है। और स्पर्म कहाँ से आ रहा होता है? इजैक्यूलेटरी डक्ट से, तो उसके साथ भी यूरिथ्रा जो है ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो यानी कि यूरिथ्रा एक ऐसा पैसेज है जहाँ से यूरिन भी पास हो सकता है और जहाँ से स्पर्म भी पास हो सकता है। ठीक, इसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज पेनिस। पेनिस क्या होता है? ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और ये एक कॉप्यूलेटरी ऑर्गन होता है। कॉप्यूलेटरी ऑर्गन बोले तो एक ऐसा ऑर्गन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, राइट? तो इसमें हमको क्या चाहिए? फ्यूजन चाहिए। किसका फ्यूजन चाहिए? मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन चाहिए। अब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट को फ्यूज करने के लिए दोनों को मिलना होगा। करेक्ट, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट को मिलना होगा, राइट? तभी तो फ्यूजन होगा। अब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के मिलने के लिए देयर हैज़ टू बी अ सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द मेल एंड द फीमेल बॉडी। करेक्ट, और ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा इसमें मेल बॉडी की तरफ से जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करेगा दैट इज पेनिस। ठीक, अब जैसे कि मैंने बताया कि पेनिस क्या होता है, ये मस्कुलर ऑर्गन है, तो ये लूज मसल्स से बना होता है। तो जब कभी भी ये स्टिम्युलेट हो जाता है तो इसके जो टिश्यूज़ होते हैं ये ब्लड से फिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये फर्म और इरेक्ट हो जाता है। और जब पेनिस स्टिम्युलेट होता है तभी स्पर्म्स का डिस्चार्ज होता है। So you see there is a very close relation and there is a very important role that the penis plays. तो जब penis stimulate होता है तभी sperms का discharge होता है and sperms का discharge होना is very 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 important for sexual reproduction to happen, right? वरना तो sperms मेल की बॉडी के अंदर बना और मेल की बॉडी के अंदर ही रह गया। तो स्पर्म्स का मेल बॉडी के बाहर रिलीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो जाके वो फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज करेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गए हमारे सभी पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन बच गए हैं क्या? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों। तो कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स थे हमारे पास? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स एंड काउपर्स ग्लैंड्स। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये सभी ग्लैंड्स हैं, तो ये सभी कुछ ना कुछ रिलीज करते हैं। इनफैक्ट आप देखोगे कि ये तीनों के तीनों कुछ ऐसे फ्लूइड रिलीज करते हैं जो स्पर्म की मोबिलिटी में मदद करता है। मतलब मैंने बताया था पहले भी कि स्पर्म प्रोड्यूस तो होता है टेस्टिस में, बट उसे लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, लंबा सफ़र होता है कहाँ तक पहुँचने के लिए? फीमेल गैमिट तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी दूर ट्रैवल करना पड़ता है। तो ट्रैवल ताकि इसका स्मूथ हो, इसमें मदद करते हैं ये सारी सिक्रीशंस फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड की, जो प्रोड्यूस करता है मिल्की फ्लूइड जो स्पर्म की मोबिलिटी में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे सेमिनल वेसिकल्स की। वेसिकल्स से विस्कस, ऐसे याद रखना। तो सेमिनल वेसिकल जो है ये विस्कस फ्लूइड रिलीज करता है। विस्कस मतलब थोड़ा चिटचिटा, जैसे हनी काफ़ी विस्कस होता है, राइट? तो ये विस्कस फ्लूइड रिलीज करता है और ये विस्कस फ्लूइड भी स्पर्म की मोबिलिटी में मदद करता है। ठीक है, तो एक मिल्की फ्लूइड रिलीज करता है, एक विस्कस फ्लूइड रिलीज करता है। तीसरा है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड क्या रिलीज करता है? तो काउपर्स ग्लैंड जो है ये सिक्रीट करता है म्यूकस। म्यूकस कैसा होता है? स्लाइमी सा, राइट? स्लाइमी टाइप का होता है। तो म्यूकस का काम क्या होता है? अब आप बोलोगे स्पर्म की मोबिलिटी, टू सम एक्सटेंट दैट इज़ राइट, बट म्यूकस का एक बहुत स्पेसिफिक पर्पस होता है। ये क्या करता है? ये फीमेल के पैसेज को लुब्रिकेट करता है। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे, ये तो मेल बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा है, फीमेल के पैसेज को कैसे लुब्रिकेट करेगा? अब देखो, ये जितने भी सिक्रीशन है ना, चाहे प्रोस्टेट ग्लैंड का मिल्की फ्लूइड है, चाहे सेमिनल वेसिकल्स का विस्कस फ्लूइड है, और चाहे काउपर्स ग्लैंड का म्यूकस है, ये सारी चीज़ें जो है ना अपने अपने डक्ट से निकल के कहाँ जा रही है? स्पर्म के साथ ही तो मिल रही है। तो यानी कि जो स्पर्म एक मेल की बॉडी से रिलीज हो रहा है वो सिर्फ स्पर्म नहीं है, वो स्पर्म के साथ ये सारे फ्लूइड्स भी मिले हुए हैं, राइट? अब मेल की बॉडी से रिलीज होके ये कहाँ जाते हैं? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये मेल की बॉडी से रिलीज होके फीमेल की बॉडी के अंदर ही तो जाते हैं, राइट? तो अब फीमेल की बॉडी के अंदर भी स्पर्म्स को मूव करना पड़ता है फ्यूजन करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि फीमेल की बॉडी के अंदर घुसते ही उसे एग सेल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। फीमेल की बॉडी के अंदर घुस के भी उसे कुछ रास्ता तय करना पड़ेगा,
तभी मैंने कहा था कि स्पर्म्स को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तो फीमेल बॉडी के अंदर जाके भी स्पर्म को अच्छा खासा रास्ता तय करना पड़ेगा, यानी कि वहाँ पर भी किसी को ध्यान रखना पड़ेगा अबाउट द मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म, राइट। और यही काम करता है काउपर्स ग्लैंड का जो म्यूकस सिक्रीट होता है वो। तो वो क्या करता है कि फीमेल का जो पैसेज है जहाँ पे स्पर्म रिलीज होता है उसको लुब्रिकेट कर देता है। लुब्रिकेशन से क्या हो जाता है, सरफेस स्मूथ हो जाता है, तो मूवमेंट इजी हो जाती है। जैसे ज़मीन पर अगर मैं ऑयल गिरा दूँ खूब सारा और फिर तुम चलने लगो तो क्या होगा, इतनी तेज़ी से मतलब गिरोगे कि बिल्कुल स्लिप कर जाओगे, राइट। क्यों स्लिप कर जाते हो, क्योंकि लुब्रिकेशन हो गया है वहाँ पर, राइट। तो मूवमेंट क्या होता है, बहुत फास्ट हो जाता है, राइट। तो कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पर भी। तो अब समझ में आ गया तीनों रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स का फंक्शन, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो आई थिंक विद दिस अब हमें ये समझ में आ गया है कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो जो पार्ट्स होते हैं, जो जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों अब जब हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी हद तक समझ में आ चुका है तो आई थिंक वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं अंदर, और स्पर्म की जो जर्नी है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर किस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया कि स्पर्म्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, टेस्टिस कॉइल्ड टिब्यूल्स से बने होते हैं और इन टिब्यूल्स की लाइनिंग में होते हैं एपिथेलियल सेल्स जो डिवाइड करके स्पर्म्स बनाते हैं, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। क्या आपको पता है इंटरेस्टिंगली एवरी मंथ अराउंड 12 बिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। बिलियन, समझ रहे हो, मिलियन भी नहीं, बिलियन। 12 बिलियन स्पर्म्स जो हैं, इतने स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं लगभग एवरी मंथ, ठीक है। अब ये स्पर्म्स प्रोड्यूस होने के बाद कहाँ जाते हैं, ये एपिडिडाइमस में जाते हैं जहाँ पर ये मैच्योर होते हैं। उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं, वास डिफरेंस में चले जाते हैं। वास डिफरेंस में ये स्पर्म्स जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। बीच रास्ते में इनको कौन ज्वाइन करता है, ये जितने रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड का मिल्की सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो डक्ट है उसके थ्रू इसको ज्वाइन करता है, इस वास डिफरेंस के ट्यूब को ज्वाइन करता है। उसी तरीके से काउपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन, उसी तरीके से सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रीशन। तो ये सारे जो सिक्रीशन है, विस्कस फ्लूइड, मिल्की फ्लूइड, म्यूकस, ये सारी चीज़ें स्पर्म को ज्वाइन करता है। तो कुल मिला के हमारे पास एक लिक्विड मिक्सचर होता है जिसमें स्पर्म भी होता है और स्पर्म के साथ साथ ये बाकी चीज़ें भी होती हैं, और इस पूरे लिक्विड के मिक्सचर को हम कहते हैं सीमेन, ठीक है। तो मतलब सीमेन के अंदर स्पर्म होता है प्लस ये सारी सिक्रीशन होती है, ठीक है। अब ये सीमेन किसके थ्रू मूव कर रहा होता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट के थ्रू मूव कर रहा होता है। उसके थोड़ी देर के बाद ये किसको ज्वाइन करता है, यूरिथ्रा को ज्वाइन करता है, एग्जैक्टली। और यूरिथ्रा के थ्रू ये बाहर रिलीज हो जाता है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट यूं ही रिलीज नहीं हो जाता है। यूरिथ्रा तक तो ये आ गया, इसकी जर्नी काफ़ी सिंपल रही, काफ़ी आसान रही। ऐसे आसान इतनी होती नहीं है, उसके बारे में भी बात करेंगे, बट यहाँ तक इसकी जर्नी समझ में आ गई। बट यहाँ से बाहर रिलीज होने की जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पेनिस, ठीक है। जब पेनिस स्टिम्युलेटेड नहीं रहता है उस टाइम पर क्या होता है कि ये जो यूरिथ्रा है, इस यूरिथ्रा से स्पर्म के बाहर जाने का जो है ना रास्ता इसको नहीं मिलता है। लेकिन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है, पेनिस जो है ये स्टिम्युलेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से पेनिस के अंदर जो लूज मसल्स हैं, पेनिस के अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो ब्लड से फिल हो जाते हैं और वो फर्म और इरेक्ट हो जाता है। जब पेनिस फर्म और इरेक्ट हो जाता है तो ये जो हमारा यूरिथ्रा है इसके थ्रू जो स्पर्म्स हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। बात समझ में आई? अब समझ में आ गया कि स्पर्म के प्रोडक्शन से लेके स्पर्म के रिलीज तक। अब यहाँ बताती हूँ मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट। अभी अभी मैंने आपको बताया कि टेस्टिस के अंदर करीब करीब 12 बिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं एवरी मंथ। क्या आपको पता है जब ये स्पर्म्स रिलीज होते हैं यूरिथ्रा से तो कितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं? लगभग 3 मिलियन स्पर्म्स। सोचो 12 बिलियन बने थे और रिलीज कितने हुए? सिर्फ 3 मिलियन। इन 3 मिलियन स्पर्म्स में से लगभग 200 के आसपास स्पर्म्स जो हैं वो सरवाइव करते हैं टू रीच द एग सेल। मतलब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ये 3 मिलियन स्पर्म्स रिलीज तो होते हैं, लेकिन 3 मिलियन में से सिर्फ 200 के आसपास, 200 तो यार बहुत कम नंबर है, सिर्फ 200 के आसपास सरवाइव करते हैं टू रीच द एग सेल। और उन 200 में से सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म होता है जो एग सेल को फर्टिलाइज करता है। तो मतलब समझो क्या कंपटीशन था।
तुम सारे कंपटीशन को लेके रोते रहते हो, यहाँ पर कंपटीशन देखो कितने स्पर्म्स बने थे, अराउंड 12 बिलियन स्पर्म्स बने थे टेस्टिस में, कितने निकले, रिलीज कितने हुए, लगभग 3 मिलियन, उसमें से कितने सरवाइव किए एग सेल के आसपास पहुंचने के लिए, लगभग 200, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक होता है विनर जो एग सेल को फर्टिलाइज करता है। और वो भी ये फर्टिलाइजेशन हमेशा नहीं होता है, ये फर्टिलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा चांस की बात होती है कि फर्टिलाइज हो पाया या नहीं हो पाया। क्यों, वो हमें तब समझ में आएगा जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। बट अभी तक के लिए एटलीस्ट स्पर्म्स किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, किस तरीके से रिलीज होते हैं, कहाँ पहुंचते हैं, ये बात आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। स्पर्म के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हम देखते हैं कि ये टाइनी बॉडीज होते हैं विथ लॉन्ग टेल्स। यस, तो एक सिंगल स्पर्म के स्ट्रक्चर को अगर हम बारीकी से देखें तो इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल। और आप खुद ही देख सकते हो कि हेड या मिडिल पीस के मुकाबले में टेल कितना लंबा है, और होना भी चाहिए भाई, स्पर्म्स को आखिर सफ़र इतना करना पड़ता है एंड आई एम श्योर टेल उसमें मदद ही करता होगा, है ना। अगर इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो स्पर्म जो है इज़ मेनली कॉम्पोज्ड ऑफ जेनेटिक मटीरियल। यस, अगर आप इसके हेड को देखो तो हेड के अंदर आपको दिखता है एक बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और हमें पता ही है कि जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर छुपा होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो चलो बच्चों, आई थिंक अब हम लोग तैयार हैं टू स्टार्ट विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो जिस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर किया, ठीक उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर को, उसके बाद समझेंगे उनके फंक्शंस को, फिर समझेंगे कि फीमेल गैमेट कैसे बनता है वगैरह वगैरह, ठीक। तो सबसे पहले बारी किसकी है, स्ट्रक्चर की, एग्जैक्टली। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट्स होते हैं वो कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले बताऊंगी मैं यूट्रस। यूट्रस जिसे हिंदी में बच्चादानी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यूट्रस, जब कोई भी वुमन प्रेग्नेंट होती है, रिप्रोडक्शन जब होता है तो क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो वो जो नया ऑर्गेनिज्म यानी कि वो जो बेबी है वो अपने मदर की वूम्ब में रहता है, मदर की बॉडी में रहता है फॉर रफली 9 मंथ्स। तो कहाँ पे रहता है वो, इसी यूट्रस के अंदर रहता है, इसीलिए इसे बच्चादानी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। सो दिस इज यूट्रस। यूट्रस के दोनों तरफ लोकेटेड होते हैं 2 ओवरीज। ओवरीज को यूट्रस के कनेक्ट करने के लिए होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, ठीक। इसके अलावा होता है एक सर्विक्स और वेजाइना, ठीक है। तो ये होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स। चलो अब इनके फंक्शंस को समझते हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे ओवरीज की। जैसा कि मैंने बताया, ओवरीज पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि 2 ओवरीज होते हैं, 1 ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस, ठीक है। ओवरीज का काम क्या होता है? ओवरीज भी वही काम करती है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस करते हैं, यानी कि ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स को क्या कहते हैं? फीमेल गैमेट्स, जिसे कभी कभी हम एग भी कहते हैं, और इसे कहा जाता है ओवम। सिंगुलर है ओवम, प्लूरल है ओवा, ठीक है। तो मतलब ओवरीज का काम क्या है? ओवम को प्रोड्यूस करना। साथ ही साथ ओवरीज जो है ये फीमेल हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मेल के केस में एक मेल हार्मोन था टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल्स के केस में 2 फीमेल हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नाम बच्चों रजिस्टर कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मतलब ओवरीज का काम क्या है? ओवम प्रोड्यूस करना और फीमेल हार्मोन्स यानी कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करना, ठीक। तो ये हो गई ओवरीज की कहानी। इसके बाद चलते हैं फैलोपियन ट्यूब की तरफ, जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है, ये ओवरीज से यूट्रस के बीच में ये ट्यूब एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए 2 फैलोपियन ट्यूब है, इधर से भी उधर से भी, राइट, ओके। फैलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर को अगर बड़े ध्यान से देखो तो ओवरीज के पास वाला जो एंड है ना, उस वहाँ पर इसका जो शेप है, इट इज़ लाइक अ फनल। फनल देखा है जिसमें से ऐसे पानी वगैरह हम अंदर डालते हैं, तो इसी तरीके से इस फैलोपियन ट्यूब का भी ओवरी के साइड वाला जो एंड है दैट इज़ फनल शेप्ड, और इस फनल शेप्ड एंड पे छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी हैं, जिनका काम क्या होता है? जो ओवम ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होता है उसको, ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बोलो तो ऐसे ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जो इस ओवम को ओवरी से फैलोपियन ट्यूब की तरफ पुश करता है, ताकि ये जो ओवम जो ओवरी के अंदर बना है वो ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आ जाए, राइट। तो यही काम होता है फैलोपियन ट्यूब का, ठीक है। इसका काम क्या होता है? टू रिसीव द ओवम फ्रॉम द ओवरी। याद रहेगी सभी को ये बात। अगेन इसको विजुअलाइज करते हुए समझो, तभी चीज़ें याद रहेंगी।
फैलोपियन ट्यूब फनल की तरह शेप होता है ओवरी के पास, प्रोजेक्शंस होते हैं फिंगर लाइक जो ओवम को ओवरी से ट्यूब की तरफ पुश करते हैं, यानी कि इसका काम है टू रिसीव द ओवम फ्रॉम ओवरी। ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद आता है यूट्रस। यूट्रस जो कि एक मस्कुलर हॉलो स्ट्रक्चर होता है। हॉलो क्यों? क्योंकि बाद में वो जो बेबी जो है वो यहीं पे डेवलप होता है, राइट? मतलब जो बनता है, जो जाइगोट होता है, जाइगोट से वो फीटस बनता है, वो फीटस जो है एक छोटा सा बेबी बनता है, ये पूरी डेवलपमेंट इस यूट्रस में होती है। तो ये हॉलो स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ताकि जब जैसी ज़रूरत पड़े तब ये वैसे एक्सपैंड हो जाए। ठीक है, और इसका जो शेप है ये पियर के शेप का होता है। ठीक है, सो दैट्स यूट्रस। यूट्रस के बाद आता है सर्विक्स। सर्विक्स जो है वो यूट्रस के निचले हिस्से को हम कहते हैं, लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। अगर यूट्रस के शेप को देखो तो जो नीचे का हिस्सा है ना वो काफ़ी नैरो होता है, तो उसी हिस्से को हम कहते हैं सर्विक्स। और उसके बाद आता है वेजाइना। वेजाइना क्या है? वेजाइना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया था, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो ह्यूमन मेल का जो बॉडी है उसका पेनिस पार्टिसिपेट करता है, उसी तरह वो जो पेनिस है वो पेनिस अपना स्पर्म को कहाँ पे डिस्चार्ज करता है? वेजाइना में। तो वेजाइना बेसिकली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो पेनिस है वो वेजाइना के अंदर एंटर करके स्पर्म को वेजाइना में डिस्चार्ज करता है। ठीक है, तो यानी कि स्पर्म डिस्चार्ज हैपन्स हियर इन द वेजाइना। वेजाइना को बर्थ कनाल भी कहते हैं। बर्थ कनाल क्यों? जैसे कि मैं बता रही हूँ कि ये जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इसके दो काम हैं। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ही काम था, टू प्रोड्यूस द मेल गैमिट, एक ही काम था। लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इसके दो काम हैं। एक तो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करना, दूसरा रिप्रोडक्शन के बाद जो बेबी बनता है वो बेबी बनने के पूरे प्रोसेस को अपनी बॉडी में रखना, मतलब बच्चे को अपनी बॉडी में रखना, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, राइट? तो मतलब ये दो मेजर काम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो अब ये जो वेजाइना है इसको बर्थ कनाल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो बेबी जो रहता है अंदर 9 मंथ्स, उसके बाद बच्चे की डिलीवरी होती है, बच्चा मदर की बॉडी से बाहर निकलता है। तो कैसे निकलता है? इसी रास्ते से निकलता है, सर्विक्स से होते हुए वेजाइना से होते हुए बाहर निकलता है। तो वेजाइना जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसी रास्ते से वो बच्चे के लिए एक कनाल जैसा है जिसके थ्रू उसका बर्थ हो रहा होता है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं बर्थ कनाल। ठीक है, तो आई थिंक विद दिस हमें एक लगभग आइडिया लग गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी। तो चलो बच्चों, अब हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेशन होते हैं फीमेल गैमेट्स का। फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं? ओवम, एग्जैक्टली। तो ये ओवम कैसे बनते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये, ठीक है? एंड यू विल बी सो सरप्राइज टू नो कि ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। पता है, ओवा का जो फॉर्मेशन है इसकी कहानी पता है किस टाइम से शुरू होती है? जब एक फीमेल पैदा भी नहीं होती है। एग्जैक्टली, मतलब जब एक गर्ल चाइल्ड अपने मदर के वूम्ब में होती है, मतलब जब वो सिर्फ फीटस होती है, पैदा भी नहीं होती है, उसी टाइम से उसके ओवरी के अंदर ओवा का प्रोडक्शन शुरू हो चुका होता है। एग्जैक्टली, एंड दैट्स ट्रू। तो मतलब जब एक गर्ल चाइल्ड अपने मदर के वूम्ब में फीटस के फॉर्म में होती है, उसी समय उसके ओवरी के अंदर बहुत सारे एग सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम कहते हैं ओवा। ओवम का प्लूरल है ओवा। तो बहुत सारे ओवा बनते हैं। कैसे बनते हैं? ओवरी के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये सेल्स डिवाइड करके बनाते हैं ओवा। ठीक है, तो इस तरीके से बाय द टाइम द गर्ल चाइल्ड इज बॉर्न, मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ, उस गर्ल चाइल्ड के ओवरी के अंदर करीब करीब 2 से 3 लाख इमैच्योर एग्स होते हैं। So surprised, isn't it? तब जब वो छोटी सी बच्ची पैदा हो रही है, उसी समय उसके ओवरी के अंदर करीब करीब 2 to 3 lakhs इमैच्योर ओवा या फिर इमैच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे जैसे वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती है एंड एज शी अटेन्स हर प्यूबर्टी, तो क्या होता है, ये इमैच्योर एग्स जो हैं ये धीरे धीरे मैच्योर होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स। क्योंकि मैंने बताया था कि बहुत सारे हॉर्मोन्स हमारे बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और इन हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में ही ओवर ऑल दीज ईयर्स ये जो इमैच्योर एग्स हैं ये धीरे धीरे मैच्योर होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बार जैसे ही प्यूबर्टी अटेन हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, एवरी 28 डेज एक मैच्योर एग जो है वो ओवरी से रिलीज होता है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। हर 28 डेज पे 1 मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी। और ओवरी से एग का जो रिलीज होना, एग या ओवम जो भी आप कह लो, इट मीन्स द सेम थिंग, ठीक है। तो ओवम का रिलीज होना फ्रॉम ओवरी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है, कहानी कुछ ऐसी है कि एक फीमेल की जो बॉडी है, जब वो अपने मदर के वूम्ब में है इन द फॉर्म ऑफ फीटस, उस फीटस के अंदर, ओवरी के अंदर बहुत सारे एग सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे ओवा प्रोड्यूस होते हैं। सो बाय द टाइम द गर्ल इज बोर्न, उसके ओवरी के अंदर करीब करीब 2 से 3 लाख इमेच्योर एग्स होते हैं। अब जैसे जैसे ये बच्ची बड़ी होती है एंड शी अटेन्स प्यूबर्टी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स ये इमेच्योर एग्स मैच्योर होते हैं। जैसे ही वो प्यूबर्टी अटेन करती है तो एवरी 28 डेज एक मैच्योर्ड ओवम रिलीज होता है फ्रॉम ओवरी। और ओवम का रिलीज होना फ्रॉम ओवरी, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। अब आप पूछोगे कि ये ओवम कहाँ रिलीज होता है? ओवरी से रिलीज होके ओवम कहाँ जा सकता है? मैंने अभी फंक्शंस में बताया था, स्ट्रक्चर को याद करो। ओवरी से रिलीज होके ये ओवम कहाँ जा सकता है? फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तो ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में ओवम का रिलीज होना, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं ओव्यूलेशन। अब देखो, हमारे फीमेल की बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं, एक राइट ओवरी, एक लेफ्ट ओवरी। तो अब ज़रूरी नहीं है कि राइट ओवरी से ही ओवम निकले, सिमिलरली ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट ओवरी से ही ओवम निकले, दोनों में से किसी भी ओवरी से निकल सकती है, ठीक है। तो ये होता है ओव्यूलेशन। सो आई गेस विद दिस सबको समझ में आ गया कि किस तरीके से फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और रिलीज होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमने ये देख लिया कि किस तरीके से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो आई थिंक वी आर ऑल सेट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों, ह्यूमन बींग्स के केस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। बोलने का मतलब है कि मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है, यानी कि स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन है, ये बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए इसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। टू बी मोर स्पेसिफिक, कहाँ पर होता है ये फ्यूजन? ये फीमेल बॉडी के अंदर होता है। एग्जैक्टली कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। अभी अभी हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, राइट? तो जो फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब में फ्यूजन होता है। तो इसका मतलब फैलोपियन ट्यूब में हमारे हीरो और हीरोइन को पहुंचना पड़ेगा। हीरो कौन है? स्पर्म। हीरोइन कौन है? ओवम। तो हीरो और हीरोइन कहाँ से पहुंचेंगे? अब देखो, फैलोपियन ट्यूब में हमारी हीरोइन तो ओवरी से आएगी, राइट? क्योंकि हमारा जो ओवम है वो ओवरी से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आती है। हीरो बड़ी दूर से आ रहा है यार, मैंने बताया ही था पहले भी कि स्पर्म को काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तो अब हमने देखा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म्स हैं वो कहाँ पे रिलीज होते हैं? वेजाइना में रिलीज होते हैं। फिर ये स्पर्म्स वेजाइना से ट्रैवल करते हुए कहाँ पहुँचते हैं? फैलोपियन ट्यूब में पहुँचते हैं। तो जब स्पर्म और ओवम दोनों फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं तभी उनका फ्यूजन होता है। फ्यूजन कैसे होता है? जब एक स्पर्म प्लीज़ नोट, जब एक स्पर्म एक ओवम के अंदर एंटर कर जाता है और स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम के न्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन होता है, उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक, बात समझ में आई? फर्टिलाइज हो जाने के बाद क्या होता है ये तो हम अभी देखेंगे, बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी होगी कि ये जो फर्टिलाइजेशन है ये हमेशा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये जो ओवम होता है ना, जो ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आता है, जब तक वो अनफर्टिलाइज्ड रहता है, मतलब जब तक उसका फ्यूजन नहीं हुआ है, ऐसा एक अनफर्टिलाइज्ड ओवम जो है ये लगभग 24 घंटे तक अलाइव रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बड़ा कैच है ये जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है ना, ये लगभग 24 घंटे तक ही जिंदा रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, वो मर जाता है, राइट? तो इसका मतलब अगर किसी स्पर्म को उसे फर्टिलाइज करना है तो उसे उसी 24 घंटे के अंदर करना पड़ेगा। बात समझ में आई? इसी वजह से ये फ्यूजन हमेशा नहीं होते रहता है। ऐसा नहीं है कि हर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद बच्चे पैदा होते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद फ्यूजन नहीं होता है। तो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स ऐसे एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे हो कि स्पर्म जिस टाइम पर पहुंचा है फैलोपियन ट्यूब तक, ठीक उसी टाइम पर उस फैलोपियन ट्यूब में एक अनफर्टिलाइज्ड लाइव एग वेट कर रहा है,
तो ही ये फ्यूजन हो सकता है। बात समझ में आई? क्योंकि ये जो एग है, ये जो ओवम है, ये ओवम, एक ओवम रिलीज होगा एवरी 28 डेज। हर 28 डेज में एक ही ओवम रिलीज होगा और ये एक ओवम सिर्फ 24 घंटे वेट करेगा, राइट? सिर्फ 24 घंटे ये वेट करेगी फॉर अ स्पर्म टू कम एंड फर्टिलाइज इट। ठीक है, तो इसका मतलब है ये फर्टिलाइजेशन होने का जो विंडो है ना भाई, ये बहुत ही लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड टाइम का ये विंडो है। इस लिमिटेड टाइम के अंदर अगर हीरो और हीरोइन की मुलाकात हो गई, फ्यूजन हो गई, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड यू शुड एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। बच्चों फर्टिलाइजेशन तो हो गया, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद बना क्या, हमें रिजल्ट क्या मिला, आउटपुट क्या मिला, ये सोचने वाली बात है ना। तो भाई जैसे ही एक स्पर्म और एक ओवम का फ्यूजन हुआ तो बन गया एक सिंगल सेल्ड जाइगोट, मतलब एक सेल वाला जाइगोट। ठीक है, फिर ये जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड करके बनाता है मल्टी सेल्ड जाइगोट, मतलब बहुत सारे सेल्स वाला जाइगोट। ये जाइगोट फर्दर बनाता है एक एम्ब्रायो। अब हम नोटिस करते हैं कि ये एम्ब्रायो जो है धीरे धीरे करके ये एम्ब्रायो कहाँ पहुँच जाता है, यूट्रस पे आके पहुँच जाता है इन 4 to 5 डेज। फ्यूजन कहाँ पे हुआ था, याद करो, फ्यूजन कहाँ हुआ था, फ्यूजन हुआ था फैलोपियन ट्यूब में। अब जैसे 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 ये जाइगोट डिवाइड कर करके एम्ब्रायो बनाता है, ये एम्ब्रायो धीरे धीरे करके कहाँ पे डिसेंड कर जाता है, इन द यूट्रस, क्योंकि उसे पता है कि भाई यूट्रस में जाके ही मैं आराम से सेट होके बैठ सकता हूँ और डेवलप कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो यूट्रस में ये डिसेंड कर जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब इस एम्ब्रायो को जो है ना ग्रो करके डेवलप करके एक बेबी बनना है, यानी कि एम्ब्रायो को किस चीज़ की ज़रूरत होगी, इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, राइट। अब इन सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए इसके बाद क्या बनता है, इसके बाद बनता है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड एक समझ लो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है या फिर एक कॉर्ड, एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे नेवल स्ट्रिंग भी कहा जाता है। मतलब वो जो एम्ब्रायो है, वो जो छोटू सा जो बेबी का फॉर्म है, उसके एब्डोमेन से निकलता है एक स्ट्रिंग, जिसे नेवल स्ट्रिंग भी कहते हैं या अम्बिलिकल कॉर्ड भी कहते हैं, और ये कनेक्ट करता है मदर के बॉडी के यूट्रस के वॉल से। समझ में आया, मदर के यूट्रिन वॉल से, क्योंकि ये कहाँ पे है, ये जो बेबी है, ये जो छोटू सा जो एम्ब्रायो है, ये मदर के बॉडी के अंदर ही तो है, वो भी मदर के यूट्रस के अंदर है। तो क्या होता है, वो जो छोटू सा एम्ब्रायो है, उसके एब्डोमेन से एक स्ट्रिंग निकलती है, एक कॉर्ड निकलती है जो कनेक्ट करती है मदर के यूट्रिन वॉल से, उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, मतलब बेसिकली ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये मदर और बेबी के बीच में एक कनेक्शन बना देता है। इंटरेस्टिंगली ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, इसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज हो सके। एग्जैक्टली, मतलब वो जो छोटू सा जो बेबी बन रहा है, उसकी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो उसकी बॉडी से बाहर निकल सके, उसे जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो उसे मदर की बॉडी से मिलते रहे, राइट। तो इन सामान का जो एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज कैसे होता है, ये सारा एक्सचेंज होता है थ्रू दिस अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा। ठीक है, इसीलिए अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में टाइम स्पेंड करेंगे टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, तो प्लेसेंटा जो है ये मदर के बॉडी का यूट्रिन वॉल का एक पार्ट होता है जो बनता है, जो बेबी के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो इस तरीके से बच्चों, अब ये जो एम्ब्रायो है, इसका डेवलपमेंट होते रहता है ओवर अ कपल ऑफ मंथ्स। इसीलिए ये जो 9 महीने बच्चा जो अपनी माँ की बॉडी के अंदर रहता है, माँ के यूट्रस के अंदर रहता है, इस दौरान ये सारी डेवलपमेंट होती रहती है। एडवांस्ड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में इसी एम्ब्रायो को हम कहते हैं फीटस। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि प्लेसेंटा एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो चलो एक बार प्लेसेंटा को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो प्लेसेंटा का जो फॉर्मेशन ये हो जाता है लगभग 8 to 9 डेज में। अब ये जो डेज की जो गिनती है, ये कहाँ से हो रही है, ये फ्यूजन के टाइम से हो रही है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 4 से 5 दिनों में जो एम्ब्रायो है वो डिसेंड कर जाता है यूट्रस में। उसी तरह से 8 से 9 दिनों में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो प्लेसेंटा क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज से बनता है। कौन से टिश्यूज से, फीटस के टिश्यूज से और मदर के यूट्रिन वॉल के टिश्यूज से। इन टिश्यूज से मिल करके प्लेसेंटा बनता है। और प्लेसेंटा आप यूँ समझ लो कि इट इज़ अ कनेक्ट बिटवीन द मदर एंड द बेबी। मदर और बेबी के बीच का कनेक्ट है ये प्लेसेंटा। ठीक है, टू बी मोर प्रिसाइज, जो बेबी है
यानी कि वही जो एम्ब्रायो है या जो फीटस है उसका जो नेवल स्ट्रिंग है जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड भी कहते हैं वो कनेक्ट होता है प्लेसेंटा से। तो मतलब बेबी है, बेबी का जो नेवल स्ट्रिंग है या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड है वो प्लेसेंटा से कनेक्टेड है, और प्लेसेंटा इन इटसेल्फ मदर और बेबी के बीच का कनेक्ट करने वाला टिश्यू है। ठीक है, तो प्लेसेंटा का काम क्या होता है, मदर के बॉडी से या फिर मदर के ब्लड से जितने भी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेबी के अंदर भेजना, बेबी के बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको मदर की ब्लड में भेजना ताकि उनका एक्सक्रीशन हो सके। तो मतलब बेबी के बॉडी के अंदर जो भी यूजफुल सामान चाहिए वो उसको मिलता रहे और उसके बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो उसकी बॉडी के बाहर जाता रहे, यही काम करता है प्लेसेंटा। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट, हाउ क्रूशियल इज प्लेसेंटा, क्योंकि अगर प्लेसेंटा ना हो तो शायद उस बेबी को ग्रो करने के लिए जो नरिशमेंट की ज़रूरत है वो उसे मिल ही नहीं पाएगी, है ना। सिमिलरली जो उसके बॉडी में वेस्ट चीज़ें हैं वो वेस्ट उसकी बॉडी से शायद बाहर जा ही नहीं पाएगी, राइट। तो इसीलिए प्लेसेंटा प्लेज अ वेरी 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 क्रूशियल रोल। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि फ्यूजन होगा या नहीं ये तो पता नहीं, राइट, क्योंकि फ्यूजन होना एक बहुत ही चांस की बात है। चांस की बात क्यों है, इसलिए क्योंकि जिस टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है उस टाइम पे स्पर्म्स तो खूब सारे आ रहे हैं, लेकिन क्या वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में क्या एक अनफर्टिलाइज्ड एग वहाँ पे वेट कर रहा है, क्या वहाँ पर एक ओवम वेट कर रहा है फ्यूजन होने के लिए, उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए अब फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं वो हमें पता नहीं, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर वो फ्यूजन हो गया तो फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से जो एम्ब्रायो बनेगा तो वो एम्ब्रायो तो आके कहाँ पे रुकेगा, यूट्रस में रुकेगा, राइट। तो यानी कि यूट्रस की तो अपनी एक तैयारी चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे मान लो ऐसे होता है ना, अगर आपके घर में मान लो आप अपने घर पे नॉर्मली आप आपके मम्मी पापा रहते हो, अब अचानक से मान लो आपके घर में 5 गेस्ट्स आके रहने वाले हैं, ठीक है, और वो भी वो 9-10 महीने तक रहने वाले हैं, तो कुछ तैयारी आपके एंड से भी चाहिए ही होगी, राइट, कि भाई उनके लिए एक रूम खाली करके रखें या फिर घर का थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज कर लें, राइट, ताकि हम उनको एकोमोडेट कर सके अपने घर में। तो ठीक उसी तरीके से फ्यूजन होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन कहीं अगर फ्यूजन हो गया तो ये जो फीटस है ये आके कहाँ पे रुकेगा, यूट्रस पे रुकेगा, और काफ़ी लंबे समय तक रुकेगा, 9 मंथ्स तक रुकेगा। तो भाई यूट्रस की तो अपनी एक तैयारी चाहिए, है कि नहीं। तो अब यूट्रस क्या करता है, वो हर बार जो है वो खुद को प्रिपेयर करता है टू रिसीव द फीटस। अब हर बार बोले तो कौन से बार, मतलब किस फ्रीक्वेंसी में वो अपने आप को रेडी करता है, क्या वो डेली अपने आप को तैयार करता है। वेल, हमें पता है कि फ्यूजन कब हो सकता है, जब ओव्यूलेशन हो, तभी तो उसके बाद ही तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है, राइट, क्योंकि स्पर्म्स की अवेलेबिलिटी तो हमेशा होती है, हर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद बहुत सारे स्पर्म्स दिखते हैं, लेकिन ओवम की अवेलेबिलिटी हमेशा नहीं होती, क्योंकि ओवम जो है वो सिर्फ ओव्यूलेशन के बाद ही रिलीज होता है, और ओव्यूलेशन के बाद रिलीज होके वो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे तक ही वो अलाइव रहता है, राइट। तो इसका मतलब जितनी बार ये ओव्यूलेशन होता है उतनी बार यूट्रस को इंतज़ार रहता है कि शायद कोई फीटस आएगा, राइट। तो अब ये ओव्यूलेशन किस फ्रीक्वेंसी में होता है, एवरी 28 डेज, राइट। तो मतलब रफली हर मंथली वंस होता है, राइट, मंथ में 30 डेज होते हैं, तो रफली आप समझ लो कि आफ्टर एवरी मंथ ओव्यूलेशन होता है। तो इसका मतलब ये यूट्रस का भी जो साइकिल है वो भी, मतलब यूट्रस की जो ये तैयारी है ना वो भी मंथली बेसिस पे होती है। तो हर मंथ यूट्रस जो है वो ऐसे वेट करता है कि शायद कोई फीटस आएगा, करेक्ट। अब इस इंतज़ार में वो तैयारी क्या करता है, तैयारी के नाम पे यूट्रस क्या करता है, उसकी जो इनर लाइनिंग है, अब यूट्रस जो कि एक पियर शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसके कई लाइनिंग्स होते हैं, तो जो इसकी सबसे अंदर वाली इनर मोस्ट लाइनिंग होती है उसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम। एंडो मतलब अंदर वाला, तो एंडोमेट्रियम जो कि हाईली वास्कुलर होता है बिकॉज इट इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। क्यों, क्योंकि अगर वो फीटस आके यूट्रस में जुड़ता है तो फीटस का डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन रहेगा, इनर लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम, तो उस फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के काम आएंगे ये ब्लड वेसल्स, है ना। तो यूट्रस तैयारी के नाम पे क्या करता है, अपने एंडोमेट्रियम को थिक करते जाता है। अगर एंडोमेट्रियम मतलब कि अंदर वाली लाइनिंग अगर ज़्यादा थिक होगी तो ये फीटस को ज़्यादा बेटर सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि फीटस को भी लंबे टाइम तक सपोर्ट देना है, तो उस चक्कर में ये अपने एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिक बनाता जाता है, ठीक है। अब हो क्या सकता है,
ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद अगर जिस टाइम पर जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ मतलब कि एक ओवम निकला फैलोपियन ट्यूब में, अब वो ओवम 24 आवर्स के आसपास वेट करेगा किसी स्पर्म का। अगर उसी 24 आवर्स के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है और अगर स्पर्म वहाँ तक पहुँच जाता है तो क्या होने के चांसेस हैं? फ्यूजन होने के चांसेस हैं। अगर फ्यूजन हो गया तब क्या है? तब तो यूट्रस ने जितनी भी मेहनत करी वो सब सफल है क्योंकि वहाँ पर फीटस आने वाला है। लेकिन अगर मान लो फ्यूजन नहीं हुआ, राइट, मान लो कि ओवम तो निकला बट ओवम जितनी देर तक वेट किया, वो जो 24 आवर्स का विंडो था उस बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ लेकिन कोई भी स्पर्म उसको फ्यूज नहीं कर पाया उस ओवम को, तो फॉर सो मेनी रीजंस लेट अस सपोज कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उस केस में क्या होगा? अब यहाँ पर तो यूट्रस वेट करेगा वेट करेगा वेट करेगा, बट जब यूट्रस को दिखेगा कि कोई फीटस नहीं आया है तो ये क्या करेगा? इसकी जो थिक एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग थी ये ब्रेक डाउन कर जाएगा। और इसमें था क्या? ये जो एंडोमेट्रियम था ये बेसिकली था क्या? इसमें था तो सिर्फ ब्लड वेसल्स, खूब सारा ब्लड था। तो जैसे ही ये ब्रेक कर जाएगा, ये जो एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है जैसे ही ये ब्रेक कर जाएगी तो ये सारा ब्लड जो है ये वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा, यानी कि हेवी ब्लीडिंग के थ्रू ये सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी इंट्रोड्यूस मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था राइट कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने आप में ही एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है जिसको हम अब डिस्कस करेंगे। तो इससे हमें क्या पता चला? जैसे ही कोई गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी में एंटर करती है तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होने लगते हैं? ओव्यूलेशन होने लगता है एवरी 28 डेज ओव्यूलेशन होने की वजह से क्या होता है? ओव्यूलेशन के कुछ दिनों के बाद, क्योंकि ओव्यूलेशन जब होता है उसी समय ये ब्लीडिंग नहीं होती है, ओव्यूलेशन जब होता है उसके बाद जो यूट्रस है वो वेट करता है कुछ दिनों तक, लगभग 10-15 दिनों तक वो वेट करता है। उसके बाद जब उसको फीटस नहीं मिलता है तो ये ब्लीडिंग होती है जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, राइट। तो इसीलिए मैंने कहा था कि एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी जो मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं वो है द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। किसी भी फीमेल में ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कंटिन्यू होता है टिल 45 to 55 ईयर्स ऑफ एज, मतलब वैरी करता है फ्रॉम वन वुमन टू अनदर। तो हमने क्या देखा? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है प्यूबर्टी में, दैट इज अराउंड 11 to 13 ईयर्स ऑफ एज, और ये कब तक चलता है? अराउंड 45 to 55 ईयर्स ऑफ एज। तो यानी कि इसी दौरान मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी कि इसी दौरान ओव्यूलेशन हो रहा होगा तभी तो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, राइट। फिर 45 या 55 ईयर्स के बाद जो है ओवरी डोरमेंट हो जाती है, यानी कि ओवरीज इनएक्टिव हो जाती है, दे डू नॉट ओव्यूलेट एनी मोर। उसके बाद वो ओवम प्रोड्यूस नहीं करती है, एग सेल्स प्रोड्यूस नहीं करती है, यानी कि उस एज के बाद जो फीमेल है दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, राइट। उसके बाद वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते क्योंकि ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो पॉसिबल ही नहीं होगा उस एज के बाद, ठीक है। तो ये जो फेज होता है मतलब विच मार्क्स द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसे हम कहते हैं मीनोपॉज। तो बच्चों विद दिस हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के पूरे प्रोसेस को तो समझ लिया है, राइट। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू दिस इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट डू वी मीन बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ? हेल्थ क्या होता है? जब कभी भी हमसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग हेल्दी, बीइंग हेल्दी मतलब वी शुड बी फिजिकली हेल्दी, वी शुड बी मेंटली हेल्दी, वी शुड बी सोशली हेल्दी, राइट। जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं सो व्हाट वी मीन इज बीइंग सोशली, मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यस, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उसमें हम फिजिकली हेल्दी होने चाहिए, मेंटली एज वेल एज सोशली हेल्दी होने चाहिए। कैसे? क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो जैसे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो लोगों में प्रॉपर, मतलब फीमेल्स में वो प्रॉपरली होना चाहिए, उसमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, राइट। द प्रोसेस हैज़ टू बी हैपन द वे इट शुड हैपन, राइट। सो फिजिकल हेल्थ का केयर होना चाहिए, whether it is about the menstrual cycle, whether it is about the pregnancy, whether it is about post pregnancy, right? तो ये सारी चीज़ें फिजिकल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आती हैं,
ठीक है। अगर हम मेंटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं, बहुत जगह ऐसा देखा गया है, बिकॉज दिस होल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो समहाउ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू प्लेजर, राइट, बिकॉज ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स देयर इज अ प्लेजर इन्वॉल्व्ड। नाउ बिकॉज ऑफ दैट बहुत बार क्या होता है कि unwantedly many a times many women get pregnant unwantedly, right? So that is a mental pressure for them many a times. So it is not just the woman, many a times it just happens by accident, right? So therefore it is very important that mentally, socially एज वेल एज फिजिकली आप रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस से अवेयर हो, आप रिप्रोडक्शन के हर एस्पेक्ट से अवेयर हो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ व्हाट वी कवर इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर जो सबसे पहली चीज़ हम कवर करते हैं दैट इज़ नॉलेज ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड द प्रोसेसेस, जो हमने अभी तक किया। सो वी अंडरस्टूड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने कवर करी। इसके बाद नंबर 2 इज केयर ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड। जब रिप्रोडक्शन के दौरान व्हेनेवर अ वुमन गेट्स प्रेग्नेंट, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर का केयर होता है, प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर द बेबी इज बॉर्न जो चाइल्ड का केयर होता है, बेबी बॉर्न होने के बाद जो मदर का केयर होता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बिकॉज रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, राइट। नंबर 3, फैमिली प्लानिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट मे सीम इनसिग्निफिकेंट बट इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। रिप्रोडक्शन से क्या होता है, बच्चे पैदा होते हैं। अब अगर ऐसा हो कि कोई कपल रिप्रोड्यूस करता चला जाए और बच्चे पैदा करता चला जाए, इज दैट अ ग्रेट थिंग? नॉट रियली, बिकॉज एटलीस्ट अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास ऑलरेडी हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है दैट इट इज़ अ मस्ट टू डू फैमिली प्लानिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 4th चीज़ हम इसमें कवर करेंगे दैट इज नॉलेज ऑफ STDs। STDs बोले तो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं एक जन से दूसरे जन में, राइट। तो इन डिजीजेस के बारे में भी पहले से पता होना ज़रूरी है सो दैट पीपल कैन हैव अ रिस्पॉन्सिबल एंड सेफ सेक्स लाइफ। ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। जो पहला पॉइंट है वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। हमने पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हमने देख लिया है। तो लेट अस लुक एट द अदर 3 पॉइंट्स। एक प्रेग्नेंट वुमन के केस में और एक लैक्टेटिंग मदर के केस में खास ध्यान देना ज़रूरी है उनके न्यूट्रिशन का, राइट। प्रेग्नेंट वुमन ऑब्वियसली व्हेन अ वुमन इज कैरिंग द बेबी, तो उस समय जो वुमन जो भी खाना खा रही है, जो भी न्यूट्रिशन है, उसी न्यूट्रिशन में से काफ़ी न्यूट्रिशन उस बेबी के डेवलपमेंट में भी जा रहा है। सो द मदर नीड्स टू बी गिवन अ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस डाइट। इतना ही नहीं, लैक्टेटिंग मदर्स मतलब बच्चे पैदा हो जाने के बाद द किड्स ब्रेस्ट फीड, राइट। तो इस दौरान हम मदर्स को कहते हैं लैक्टेटिंग मदर्स। तो इस दौरान भी चूंकि मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा होता है बॉडी के अंदर, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ न्यूट्रिशियस डाइट इज गिवन टू द मदर। इसके अलावा अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी सो दैट वी डू नॉट ऐड टू द ओवर पॉपुलेशन, राइट। सो अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर हम अवॉइड करते हैं तो उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। पहली बात, अननेसेसरीली वी विल नॉट कीप इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। बहुत से केसेस में एक फैमिली में जितने बच्चे होते हैं उस फैमिली में उतने साधन नहीं होते हैं उन बच्चों को पालने के लिए, राइट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू मैक्सिमम 2। जैसे वो कहावत थी ना, हम 2 हमारे 2। आजकल तो हम 2 हमारे 1 भी बेटर है, लुकिंग एट द काइंड ऑफ पॉपुलेशन दैट वी हैव इन इंडिया। ठीक है, इतना ही नहीं, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू प्लान द बेबी एट द राइट एज। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि एक वुमन के साइकिल को अगर देखा जाए तो जिस टाइम से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है और जिस टाइम तक मीनोपॉज नहीं आता है, तब तक theoretically she is capable of reproducing, right? She is capable to give birth to a child. लेकिन जो proper age माना जाता है for a woman to carry a child, that is between 20 to 35 years of age. The reason being कि इफ़ द वुमेन इज़ टू यंग, अगर वो 20 साल से भी कम उम्र की है तो उस समय द बॉडी मे नॉट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर द चाइल्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को पैदा करती है, तो इस दौरान द बॉडी गोज थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस।
राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द बॉडी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू गो थ्रू ऑल दोज चेंजेस. तो इसीलिए जो आइडियल एज माना जाता है दैट इज बिटवीन 20 to 35 ईयर्स ऑफ एज. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉपर एज गैप बिटवीन चिल्ड्रन. बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि जैसे एक कपल है, उनका अगर पहला बच्चा है हु इज जस्ट 1 year old, सो दैट इज नॉट द राइट टाइम टू प्लान द सेकेंड चाइल्ड. द रीजन बीइंग अभी पहला बच्चा इज जस्ट 1 year old एंड ही और शी नीड्स इनफ केयर एंड अटेंशन. तो ऐसे टाइम पे अगर एक और बच्चा पैदा हो जाएगा तो क्या होगा, ध्यान बट जाएगा. सो दोनों में से किसी भी बच्चे को शायद वो प्रॉपर केयर नहीं मिल पाएगी जो उनको मिलना चाहिए था. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर इज प्रॉपर एज गैप बिटवीन द चिल्ड्रन. अभी हमने जो चीज़ें डिस्कस करी इसी के साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड है फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत क्यों होती है? बिकॉज अगर हम इंडिया की बात करें तो वी आर ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट. तो हमारा पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है. अब अगर हम बिना सोचे समझे उस पॉपुलेशन में और लोग ऐड करते चले जाएं तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं. इनफैक्ट बहुत सारी दिक्कतें अभी भी आती हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत, जैसे कि पॉवर्टी की दिक्कत. बहुत सारे लोगों को वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है जो उन्हें मिलनी चाहिए थी. स्कैरसिटी ऑफ फूड, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज. तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. इनफैक्ट अगर हम फैमिली लेवल पे बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी फैमिली के पास इनफ साधन नहीं होता है और उनके घर में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो बहुत बार देखा गया है ना तो वो उन्हें प्रॉपर्ली फूड प्रोवाइड कर पाते हैं, ना ही उनको प्रॉपर एजुकेशन दे पाते हैं. तो एज अ रिजल्ट उस बच्चे को एक प्रॉपर परवरिश उस बच्चे की हो ही नहीं पाती है, राइट. सो दैट इज़ वाई फैमिली प्लानिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो कुछ बातें फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड किसी भी कपल को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि प्लानिंग अ चाइल्ड एट द राइट एज, प्रॉपर एज गैप बिटवीन चिल्ड्रन, नो डिफरेंशिएशन बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल चाइल्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया में आज भी हम देखते हैं बहुत से जगहों में, भले ही सोच कई जगह बदली है बट बहुत से जगहों में, बहुत से कम्युनिटीज़ में सोच अभी भी नहीं बदली है, जहाँ पर लोगों को लगता है कि एक लड़का तो चाहिए. तो जब लोगों को बेटियाँ पैदा होती हैं सो दे कीप प्रोड्यूसिंग वन आफ्टर अनदर विद द होप कि कभी ना कभी एक लड़का पैदा होगा. तो ऐसे हमें बहुत सारे फैमिलीज़ मिल जाती है जहाँ पर 3-3, 4-4, 5-5 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा होता है और बहुत जगह बेटा पैदा होता भी नहीं है, राइट. बट व्हाट आर वी डूइंग विद दिस? वी आर अननेसेसरीली क्या कर रहे हैं हम अपनी फैमिली बढ़ाते चले जा रहे हैं, राइट. एंड वी आर एडिंग टू द ओवर पॉपुलेशन. ऑल्सो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब मेल और फीमेल चाइल्ड में लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये जो बेटियां पैदा होती हैं इनको वो केयर या वो वैल्यू नहीं मिलती है जो बेटे को मिलती है, राइट. सो फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मेल और फीमेल चाइल्ड में हम डिस्टिंग्विश ना करें. एंड एज आई ऑलरेडी मैंशनड, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली शुड बी 1 or 2. आज के टाइम पे 1 या 2 बच्चों का होना काफ़ी है. एंड अगेन बच्चा 1 होगा या 2 होगा, दैट शुड ऑल्सो बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द फैमिलीज इनकम, बिकॉज दैट इनकम विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन द अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड. तो बच्चों ये सारे बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, बट ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपका जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. तो चाहे हम बात करें फैमिली प्लानिंग की या फिर हम बात करें टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू 1 or 2, या फिर हम बात करें टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी की, तो इन सभी चीज़ों में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ टू अवॉइड प्रेगनेंसी एट सर्टेन सिचुएशंस, राइट. और प्रेगनेंसी अवॉइड करने को हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन. बहुत सारे तरीके होते हैं फॉर अवॉइडिंग प्रेगनेंसी जिन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. तो यहाँ पर हम ऐसे 3 मेथड्स के बारे में बात करेंगे. सबसे पहला मेथड है यूज़ ऑफ कॉन्डम्स. कॉन्डम्स क्या होते हैं? ये बलून की तरह एक इलास्टिक कवरिंग होती है जो पेनिस के ऊपर टाइटली फिट हो जाती है, ठीक है. तो एक तरीके से आप यूँ समझ लो कि एक ऐसी इलास्टिक कवरिंग जो पेनिस के ऊपर एकदम प्रॉपरली फिट हो जाए, ताकि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब पेनिस स्टिम्युलेट हो और जब स्पर्म्स रिलीज़ हो तो वो सारा जो सीमेन रिलीज़ होता है जिसके अंदर स्पर्म होता है वो सारा कुछ उस इलास्टिक कवरिंग के अंदर कलेक्ट हो जाता है. एज अ रिज़ल्ट क्या होगा? इवन तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा बट स्टिल वो जो स्पर्म है इट विल नॉट बी एबल टू एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. तो जिसकी वजह से फ्यूजन हो ही नहीं पाएगा. जब फ्यूजन हो ही नहीं पाएगा तो
बच्चा भी नहीं हो पाएगा, है ना। सो इन दिस केस द सेक्सुअल इंटरकोर्स हैपेंड मे बी फॉर प्लेजर बट रिप्रोडक्शन डिडंट हैपन। क्यों? क्योंकि हमने स्पर्म को बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर घुसने के पहले ही उसे इस इलास्टिक कवरिंग में कलेक्ट कर लिया। सो देयरफॉर यूज ऑफ कॉन्डोम्स इज वन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कुछ ऐसे पिल्स भी मिलते हैं जिनको कंज्यूम करने पर ओव्यूलेशन नहीं होता है, यानी कि फीमेल की बॉडी में जो रिलीज होता है एग का फ्रॉम द ओवरी टू द फैलोपियन ट्यूब, वो एग का रिलीज होगा ही नहीं। अब अगर एग का रिलीज ही नहीं हुआ, ओवम का रिलीज ही नहीं हुआ, इसका मतलब ओवम वहाँ पे है ही नहीं। तो भले ही सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए, भले ही बॉडी के अंदर स्पर्म्स आ जाए, बट वो फ्यूज करेगा किसके साथ? क्योंकि ओवम तो है ही नहीं वहाँ पे, राइट। तो इसीलिए ये भी एक तरीका है जिससे हम रिप्रोडक्शन को रोक सकते हैं, या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा बट हम प्रेग्नेंट नहीं होंगे, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड ऑफ कोर्स द पिल हैज टू बी टेकन बाय द फीमेल, क्योंकि ओव्यूलेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। एंड द थर्ड मेथड इज सर्जिकल मेथड्स। तो बहुत से ऐसे लोग जिनके बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं एंड दे डू नॉट प्लान टू हैव अनदर चाइल्ड, ये लोग सर्जिकल मेथड्स को अपनाते हैं। तो सर्जिकल मेथड्स में भी दो मेथड्स होते हैं, एक मेथड फॉर द फीमेल, दूसरा मेथड फॉर द मेल, राइट। तो मेल या फीमेल में से कोई भी एक जन अगर ये सर्जिकल मेथड से ये सर्जरी अगर कराते हैं, सो देन दैट इज लाइक अ परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन आप कह सकते हो, ठीक है। सो पहला मेथड है वैसेक्टोमी। वैस मतलब वैस डिफरेंस से आया है। हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कि वास डिफरेंस वो वाला ट्यूब है जिसके थ्रू हमारा स्पर्म और साथ में जो और भी सिक्रीशंस हैं, बेसिकली जो सीमेन है वो ट्रैवल करता है, राइट। तो इस मेथड में क्या करते हैं कि वैस डिफरेंस के एक छोटे से पार्ट को हटा दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो स्पर्म है ना, वो स्पर्म उस वास डिफरेंस से ट्रैवल करके सीमेन तक पहुंच नहीं पाता है। सीमेन तक कैसे पहुंचता है? स्टार्टिंग में तो सिर्फ वास डिफरेंस होता है जिसमें स्पर्म होता है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं, विस्कस सिक्रीशन, म्यूकस वगैरह सब कुछ आता है और वो मिलके सीमेन बनाता है, राइट। तो अब क्या होगा, वास डिफरेंस के एक छोटे से पार्ट को आपने हटा दिया, तो ये स्पर्म जो है वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाया। सीमेन अभी भी बन रहा है क्योंकि ये जो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं वो तो अपना अपना सिक्रीशन दे रहे, कोई म्यूकस, कोई विस्कस फ्लूइड, कोई मिल्की फ्लूइड, तो सीमेन तो बन रहा है बट उस सीमेन के अंदर स्पर्म नहीं है। तो इसका मतलब इजैकुलेशन भी हो रहा है, पेनिस स्टिमुलेट भी हो रहा है, इजैकुलेशन भी हो रहा है, सीमेन भी निकल रहा है, बट उस सीमेन के अंदर मेन माल ही नहीं है, सीमेन के अंदर स्पर्म ही नहीं है। तो मतलब इस सर्जरी के बाद एक मेल के बॉडी के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे, बट वो स्पर्म्स जो है ना वो बॉडी से रिलीज नहीं हो रहे हैं। तो स्पर्म्स के साथ क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो डाई कर जाते हैं, कुछ टाइम के बाद वो बॉडी खुद ही उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो बेसिकली वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वैसेक्टोमी। ठीक इसी तरीके से एक सर्जिकल मेथड होता है फॉर फीमेल्स विच इज़ कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी, यानी कि हम ट्यूब के छोटे से पोर्शन को कट कर देते हैं। कौन सा ट्यूब? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को याद करो, कौन सा ट्यूब था उसमें? फैलोपियन ट्यूब, एग्जैक्टली। तो फैलोपियन ट्यूब के एक छोटे से पार्ट को अगर हम कट कर दें तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, आप खुद सोच के देखो। जो ओव्यूलेशन थी, ओव्यूलेशन में क्या हो रहा था कि ओवम जो है वो ओवरी से वो ट्यूब में आ रहा था, राइट। तो मान लो ओवम जो है वो ट्यूब में आ भी जाता है, बट अगर वो ट्यूब कटा हुआ ही है तो क्या होगा, अगर स्पर्म बॉडी के अंदर आ भी गया बट स्पर्म और वो जो ओवम है वो कभी मिल ही नहीं पाएंगे, करेक्ट। क्योंकि ये सारा फ्यूजन होता कहाँ पे था? फैलोपियन ट्यूब में ही तो होता था, बट अब हमने उस ट्यूब के ही एक छोटे से हिस्से को कट कर दिया। अब चूंकि ट्यूब को ही कट कर दिया तो इनके मिलने का कोई सीन ही नहीं है, तो फिर बच्चे पैदा होने का भी कोई सीन नहीं है, राइट। तो ये कुछ मेथड्स हैं ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जिसके हेल्प से प्रेगनेंसी अवॉइड करी जा सकती है। फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो हमारा आखिरी टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे डिजीजेस जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। यानी कि इस तरह के डिजीजेस के ट्रांसमिट होने के चांसेस कब हैं? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन टू पीपल आर इन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ऑफ ईच अदर। कौन से ऐसे डिजीजेस होते हैं? जैसे कि HIV एड्स, जैसे कि जेनाइटल वॉर्ट्स, एनल वॉर्ट्स, साइफिलिस,
गोनोरिया, ये कुछ ऐसे STDs हैं, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं। अब इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कौन सी ऐसी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो सभी को लेनी चाहिए सो दैट दीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। पहला, यूज ऑफ कॉन्डम्स, क्योंकि जब कॉन्डम्स यूज किया जाता है तो उस समय क्या होता है कि एग्जैक्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता नहीं है, बिकॉज ऑन टॉप ऑफ द पेनिस देयर इज अ कवरिंग, दैट इलास्टिक कवरिंग। कॉन्डम जो है वो एक कवरिंग की तरह काम करता है, तो एज अ रिजल्ट वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर वो ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। दूसरा, प्रॉपर वॉश बिफोर एंड आफ्टर इंटरकोर्स, आफ्टर एवरी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दैट प्रॉपर हाइजीन नीड्स टू बी मेंटेन्ड, ताकि इस तरह के डिजीजेस के स्प्रेड करने को रोका जा सके। अवॉइड सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर्स, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जितने कम लोगों के साथ हो उतना ही बेटर है। इनफैक्ट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू गेट द पार्टनर HIV टेस्टेड बिफोर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सभी को ध्यान में रखना चाहिए सो दैट वी डू नॉट एंड अप इनटू अ प्रॉब्लम जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेजर। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने ये पूरा वीडियो मेरे साथ अभी तक देखा है तो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके होंगे क्रिस्टल क्लियर। अगर ऐसा हुआ है तो हमेशा की तरह आप कमेंट्स में क्या लिख के बताओगे? कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और मैं हमेशा की तरह आपको फिर से मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ, एक और बहुत ही एंगेजिंग, बहुत ही मजेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।